पे प्रीवियस सेशन से कंटिन्यू करते हुए चलेंगे, ठीक है, ताकि हमें एक ओवरव्यू भी मिल जाए। अभी तक लास्ट सेशन के अंदर हमने अपने बैकएंड के मॉड्यूल के अंदर रेस्ट एपीआई लिखना स्टार्ट की थी। इस वक्त आप मेरे स्क्रीन के ऊपर देख सकते हैं कि हमने लास्ट टाइम बैकएंड की एप्लीकेशन को कुछ समझने की कोशिश की कि हमारे पास बैकएंड में नोड.जेएस और एक्सप्रेस को यूज करते हुए हम क्या करेंगे, अपनी रेस्ट एपीआई लिख रहे हैं। रेस्ट एपीआई की कुछ फंडामेंटल्स के ऊपर मैंने बात की कि रेस्ट एपीआई के अंदर क्या प्रोटोकॉल्स होंगे, क्या चीज़ें यूज हो रहेंगी। ये एप्लीकेशन है जो हमने लास्ट सेशन के अंदर लिखी। हमने अगर इफ यू रिमेम्बर, हमने पैकेज डॉट जेसन क्रिएट किया npm init कमांड की वजह से, और इसके अंदर अपनी डिफॉल्ट सेटिंग्स प्रोवाइड की, जैसा पैकेज नेम, वर्जन और मेन फाइल क्या है। उसके बाद फिर स्क्रिप्ट्स बाय डिफॉल्ट है, अगर कोई मेंशन करना हो तो। उसके बाद हमने क्या किया, अपने पैकेजेस इंस्टॉल करना स्टार्ट किए। पैकेजेस की दो टाइप्स मैंने डिस्कस की, एक डेव डिपेंडेंसीज और एक नॉर्मल जो डिपेंडेंसीज होती हैं। डेव डिपेंडेंसीज आपकी सिर्फ डेवलपमेंट के लिए हम यूज किया करते हैं। फॉर एग्जांपल नोड मोन है, सिर्फ हम अपने पास जब डेवलप कर रहे होंगे, अपनी कोड बेस लिख रहे होंगे अपने लोकल सिस्टम के ऊपर, तो तब हम ये नोड मोन यूज कर रहे होते हैं। हमने डिफरेंट पैकेजेस एक्सप्लोर किए। हमने कंप्लीट एक डेवलपमेंट एनवायरनमेंट सेटअप कर लिया। हमने अपने इस नोड जेएस को यूज करते हुए इनफैक्ट अपना एक छोटा सा एक सर्वर साइड एक एप्लीकेशन लिखना स्टार्ट की, जिसमें हमने कहा कि जी हमारे पास जी कुछ डिस्कस करना चाह रहे हैं। जी सर, ये मुझे ये कंफर्म करना कि ये जो पैकेज डॉट जेसन और पैकेज डॉट लॉग जेसन, ये दोनों में क्या डिफरेंस है? जी, पैकेज डॉट जेसन ये ट्रैक रखता है कि आपको कौन कौन सी डिपेंडेंसीज रिक्वायर्ड है, क्या सेटिंग्स है। ठीक है, जब आपने फर्स्ट टाइम अपना प्रोजेक्ट क्रिएट किया, आपने जो सेटिंग्स प्रोवाइड की वो इस फाइल में कह ले राइट कर दी गई। अब इसके बाद इन फ्यूचर आपके यूं समझ ले, जब भी आप नोड मॉड्यूल आपके पास, आप नोड मॉड्यूल डिलीट कर दिए, तो आपका जो सर्वर है, जो जो एनपीएम है, या आपका कोई भी या जो भी पैकेज मैनेजर होगा, वो क्या करेगा, इस पैकेज डॉट जेसन से डिपेंडेंसीज को रीड करेगा, इन सेटिंग्स को रीड करेगा, और इस लिहाज से डिपेंडेंसीज मैनेज कर रहा होगा। लेकिन अब लेट्स से, अब मैं पैकेजेस अपने मैंने npm इंस्टॉल रन किया, अब वो क्या कर रहा है, मेरे पैकेजेस इंस्टॉल कर रहा है। कुछ डेव डिपेंडेंसीज हैं, कुछ ये मेरी पब्लिक जो जर्नल डिपेंडेंसीज हैं, ये इंस्टॉल करें। इनके कौन से वर्जन इंस्टॉल हो चुके हैं, किसमें क्या इशू आया, इससे प्रीवियस क्या लॉग था, एक एक, या देखें फर्स्ट, अब यहाँ से आप देख के अंदाजा नहीं लगा सकते कि आइदर मैंने वन टाइम वन गो के अंदर ये सारे पैकेजेस इंस्टॉल किए थे, या मैंने मल्टीपल टाइम के जी, फर्स्ट टाइम मैंने लेट्स से मैंने नोड माउंट किया हो, उसके बाद मैंने एक्सप्रेस या मैंने डॉट env किया हो। ये डिटेल, ये ट्रैक आप नहीं रख पा रहे थे। तो क्या करता है पैकेज मैनेजर, ये npm खुद से एक फाइल क्रिएट करता है जिसे पैकेज डैश लॉक डॉट जेसन है। इसके अंदर ये सारी डिपेंडेंसीज, ये देखें स्टार्ट वहीं से करा है कि इसने पैकेज का नाम, लॉक फाइल वर्जन नंबर, रिक्वायर्स और पैकेजेस, इसने फला फला पैकेजेस इंस्टॉल किए। और अब यहाँ पे ये देखिए, नोड मॉड्यूल के फोल्डर के अंदर ये सारी की सारी सेटिंग्स, जो जो वर्जन्स इंस्टॉल्ड हुए, जो आई मीन सेटिंग्स थी, ये हर एक की रिजॉल्व, यानी कि ये कहाँ से, इसका सोर्स क्या था, इसकी उस पैकेज की इंटेग्रिटी को मैनेज करने के लिए ये उसका आइडेंटिफायर, उसकी एसएचए की है ये। ठीक है, सो अब यहाँ पे अब ये सारी की सारी उन जो पैकेजेस इंस्टॉल होते हैं, उनका स्टेप बाय स्टेप ट्रैक, इधर आप अपडेट कर रहे होंगे, रिमूव कर रहे होंगे, उस सब का ट्रैक इस फाइल के अंदर लिखा जाता है। ठीक है, जी सर, ठीक है। ओके, अच्छा सर, जब हम किसी अपने प्रोजेक्ट को हम किसी को डिलीवर करते हैं, तो जी उसको सिर्फ ये पैकेज डॉट जेसन वाली फाइल भी सेंड करेंगे, वो ये लॉक वाली सेंड करने की ज़रूरत तो नहीं? नहीं, पैकेज लॉग की जरूरत नहीं है, लेकिन अगर आप पैकेज लॉग भी दे देंगे तो डजंट मेक एनी डिफरेंस। क्यों, अगर अभी देख लो, मैंने नोड मॉड्यूल डिलीट कर दिया, ठीक है, जब नोड मॉड्यूल नहीं है,
तो कोई चीज़ समझ लो कि एग्ज़िस्ट ही नहीं करती, कोई मेरे पास पैकेज ही नहीं है, कोई एग्ज़ीक्यूशन के लिए कुछ भी नहीं, कोई डिपेंडेंसी नहीं है। तो इस वक़्त मेरी एप्लीकेशन को नहीं पता एक्सप्रेस क्या है, मॉर्गन क्या है, डॉट ईएनवी क्या है, ये इनफैक्ट ये कोड क्या है, ये उसे कुछ समझ ही नहीं आएगी। ठीक है, अगर अभी के लिए अगर मैं npm रन dev लिखूँ तो एरर मॉड्यूल नॉट फाउंड, मेरी एप्लीकेशन क्रैश हो गई, उसे क्या नहीं मिल रहा, उसे एक्सप्रेस नहीं मिल रहा। ठीक है, क्यों? पहली लाइन के ऊपर आपने क्या किया हुआ, एक्सप्रेस इंपोर्ट किया हुआ है। मैंने एक्सप्रेस कमेंट कर दिया, सेव किया, ये लो। अब उसने क्या कहा, अब उसने कहा जी मुझे मॉर्गन नहीं मिल रहा, मॉर्गन कहाँ है, लाइन नंबर 2 के ऊपर है, उसे मॉर्गन नहीं मिल रहा। मैंने मॉर्गन कमेंट कर दिया, लो जी सर्वर रीस्टार्ट हो गया, वो कहता मुझे डॉट ईएनवी नहीं मिल रहा। ठीक है, सो क्या कर रहा है नोड, आपके जो जो नोड मॉड्यूल्स हैं उनके अंदर सारे पैकेजेस हैं जो आप इंस्टॉल करते हो, तो उन उनकी जो कह लीजिए ट्रैक है वो इन फाइल्स के अंदर रखा जाएगा। अच्छा, अभी के लिए मैंने क्या करा, इसको सर्वर को क्विट कर दिया। अब मैं क्या करता हूँ, ये वाली फाइल भी डिलीट कर देता हूँ। ठीक है, सो अभी मेरे पास क्या है, कुछ भी नहीं, जैसे एक पैकेज डॉट जेसन है मेरे पास। यूं समझ लिए कि अभी मैंने प्रोजेक्ट स्क्रैच से क्रिएट किया, अभी मैंने पैकेज डॉट जेसन फर्स्ट टाइम लिखी है, तो इसीलिए मेरे पास कोई नोड नोड मॉड्यूल का फोल्डर नहीं है, कोई मेरे पास डिपेंडेंसीज नहीं है। तो क्या होगा, पैकेज लॉग की फाइल भी अब क्रिएट की जाएगी, नोड मॉड्यूल्स भी अब फोल्डर क्रिएट होगा और उसके अंदर इंस्टॉल किए जाएंगे। तो अब मैं क्या लिख रहा हूँ, npm इंस्टॉल। ठीक है, ओके, सो यू कैन सी हियर नोड मॉड्यूल्स का फोल्डर भी आ गया और पैकेज लॉक भी मिल गया। अब जरा देखो पैकेज लॉक की फाइल के अंदर सेम। ठीक है, सर अगर ये एक्सीडेंटली जो पैकेज डॉट जेसन वाली फाइल डिलीट हो जाए तो इसका कोई है सोल्यूशन? नहीं, इसका कोई सोल्यूशन नहीं है। ठीक है, फिर यूँ समझ ले, फिर आपके पास एक बहुत ज़्यादा अगर पैकेज डॉट जेसन ही आपके पास से ख़त्म हो गया तो फिर आपके पास बहुत मैस हो जाएगा। अगेन फिर आप क्या करते हो, उसकी रिकवरी आप ये पैकेज लॉक से इससे बनाने की कोशिश करते हो। ठीक है, इससे आपको ठीक। पैकेजेस की डिपेंडेंसीज, डेव डिपेंडेंसीज का आइडिया मिल जाता है, तो आप उसको फिर किसी तरह से फिगर आउट करने की कोशिश करते हो। लेकिन ये रेयरली ऐसा कभी हुआ है डेवलपमेंट सेटअप में, क्योंकि यूँ समझिए कि ये आपका सोर्स है, ये आपका एंट्री पॉइंट है, यही से सब कुछ मैनेज हो रहा होगा, तो हम इसको बहुत ही प्रिसाइसली देख रहे होते हैं। ठीक है और सर जो लास्ट लेक्चर में आपने वो एक फ़ाइल बनाई थी डॉट ई जी, तो उस फाइल के अंदर हम सिर्फ क्या अपने डीबी की क्रेडेंशियल ही सेव कर सकते हैं कि या कोई भी हम उसमें सेव करेंगे? देखिए उसके अंदर जैसे आप हर किस्म के ग्लोबल वेरिएबल्स रखा करते हो जो आपके एप्लीकेशन लेवल के वेरिएबल्स हुआ करते हैं। ठीक है, अब वो क्या हो सकते हैं, आइदर मेरे किसी भी सर्वर के क्रेडेंशियल्स हैं, आइदर इट्स अ फाइल ट्रांसफर, आई मीन फाइल सर्वर, या मेरे पास मेल सर्वर है, मेरे पास कोई और सर्विस यूज हो रही है, उसके क्रेडेंशियल्स, डेटाबेस के क्रेडेंशियल्स, मैं कोई सीक्रेट सेटअप करना चाह रहा हूँ वो डिटेल्स, कोई मुझे ग्लोबल वैल्यूज जब भी मुझे रिक्वायर्ड होंगी। ठीक है, और मैं उन ग्लोबल वैल्यूज को एप्लीकेशन लेवल पे देखें, ग्लोबल वेरिएबल बनाने का मकसद तो यू ऐसे समझिए ना कि आप क्या करते हो, लास्ट टाइम आपने ये एक पैकेज अपने अपने एक फाइल के अंदर आपने एक फंक्शन, आपने अपना एक वेरिएबल क्रिएट कर लिया। अब आपने जब इसे एक्सपोर्ट कर दिया तो आप इस इसके अंदर आप इसे इंपोर्ट करके कहीं पे भी यूज कर सकते हैं। लेकिन अगर इसके अंदर कोई चेंजेस करना है आपको, तो आप क्या करते हो, उस कोड बेस के अंदर आके इसके अंदर लाइन बाय लाइन आपको क्या करना होगा, आई मीन जो भी पर्टिकुलरली कोड होगा आप उसे मॉडिफाई करोगे। जो डॉट ईएनवी होते हैं, ये एनवायरनमेंट वेरिएबल एप्लीकेशन लेवल पे है। एप्लीकेशन लेवल मीन्स कि आप क्या करोगे, जहां पे इसे डिप्लॉय कर रहे होंगे, जहां पे आप इसे टेस्ट कर रहे होंगे, आपको क्या करना है, सिर्फ और सिर्फ वहां पे ये सेटिंग्स के अंदर ये डिटेल्स प्रोवाइड करनी। नॉर्मली क्या होता है, जब भी आप डिप्लॉय कर रहे होते हो तो आपके पास क्या है, आपके पास सेपरेट एक पैनल, आपके पास सेपरेट एक कह लीजिए कि विंडो, आपके पास एक ऑप्शन होगा कि जी आप अपने डॉट आपकी जितने भी ईएनवी वैल्यूज हैं वो सारी आप वहां पे पेस्ट कर दें, बता दें, मैनुअली लिख दें। तो आप बगैर कोड के अंदर गए, जस्ट आपने सेटिंग्स एक दफा प्रोवाइड कर दी, आप रेडी टू शिप हैं, आप अपनी एप्लीकेशन को यूज कर सकते हैं। ठीक है,
सर इसमें हम जिस तरह वो पीएचपी लारावेल के अंदर वो सेशन वगैरह क्रिएट करते हैं, लाइक यूज़र को लॉगिन करते वक्त, तो ये उस तरह के पैरामीटर्स इस फाइल के अंदर रख सकते हैं देखिए, या कोई और चीज़ ये है? ये अगर आपने पीएचपी लेवल में काम किया तो फिर तो आपको ये बात पूछने की जरूरत नहीं है कि ईएनवी फाइल क्या हुआ करती है। देखो, ईएनवी के अंदर अब आप कोई भी, ये ईएनवी सिर्फ लैंग्वेज स्पेसिफिक, प्लेटफॉर्म स्पेसिफिक नहीं है, ठीक है। इनफैक्ट आपके कंप्यूटर सिस्टम, आपके ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर एनवायरनमेंट वेरिएबल हुआ करते हैं। अब यहाँ पे आप अंदाजा कीजिए, मैं एक नया शेल ओपन करता हूँ, ये कमांड लाइन टर्मिनल है। ये टर्मिनल इस वक्त मेरा कहाँ ओपन है? ये मेरी आई ड्राइव के अंदर, इस डायरेक्टरी के अंदर, ये इसका पाथ है। करंटली इस वक्त मैं बैकएंड एपीआई के अंदर मौजूद हूँ। और अगर आप यहाँ पे देखो, मैं अगर यहाँ पे लिखता हूँ नोड डैश डैश वेरिएंट, आप देखो कि वो मुझे बता रहा है कि वेरिएंट 22.11.0 इंस्टॉल्ड है, जबकि मेरी इस फोल्डर के अंदर नोड है ही नहीं। तो ये कहाँ से मिल रहा है? बेसिकली ये ग्लोबल, ये जो इसकी इंस्टॉलेशन की डायरेक्टरी है, जहां पे नोड आपने इंस्टॉल किया हुआ है, हमने उस पाथ को ग्लोबली सेटअप किया हुआ है कि कहीं भी टर्मिनल मेरा हो, ये क्या करेगा, जब भी नोड के साथ आप डैश डैश वेरिएंट लिखोगे तो ये फलां उस नोड को ही एग्जीक्यूट करेगा, जो आइडियली कह लें कि प्रोग्राम फाइल्स या उसके अंदर x86 जो भी उसकी इंस्टॉलेशन का फोल्डर है, ये उसको एग्जीक्यूट कर रहा होगा। ठीक है जी। जी सर, ठीक है। सर ये अस्सलाम वालेकुम डॉट सर। ईएनवी वाली जो है वो एक्सेसिबल जो है वो हर किसी के लिए हो सकती है, जस्ट ये हमारे सिस्टम में हो कि हम इसको देखें, सिर्फ देख सकते हैं और कोई नहीं देख सकता। क्या होता है कि डॉट ईएनवी हमेशा आप क्या करते हो, अपने प्रोडक्शन, अपने डेवलपमेंट सेटअप को सेपरेट करने के लिए, अपने जो वैल्यूज हैं, अपने जो आपके ये वेरिएबल्स हैं, इनको बगैर कोड बेस में छेड़े आप सेटअप करने के लिए डॉट ईएनवी यूज करते हो। डॉट ईएनवी आप कभी भी किसी के साथ शेयर नहीं किया जाता, ठीक है। आपको जब भी एप्लीकेशन दी जाएगी, आपको बताया ज़रूर जाएगा कि जी ओके, आपको फला एनवायरनमेंट वेरिएबल रिक्वायर्ड है, और वो आप अपना एनवायरनमेंट वेरिएबल सेट कर लीजिए, ठीक है। लेकिन मैं कभी भी डॉट env की फाइल आपसे शेयर नहीं करूंगा। यहाँ पे एक और इम्पोर्टेंट बात, आपको इनफैक्ट जब आप अपनी एप्लीकेशन सेटअप कर रहे होंगे, आप अपना प्रोजेक्ट क्रिएट कर रहे होंगे, तो यहाँ पे आपको एक मार्कडाउन फाइल भी रखनी चाहिए। मार्कडाउन फाइल में आपको बता दूं, मार्कडाउन फाइल क्या होती है। अब जैसे मुझे इस एप्लीकेशन के अंदर क्या करनी है, कोई गाइडलाइंस रखनी है कि आइदर आपको पैकेजेस कैसे इंस्टॉल करने हैं, इस एप्लीकेशन को एग्जीक्यूट कैसे करना है, इसके अंदर आपके कौन कौन से एनवायरनमेंट वेरिएबल क्या है, इन सब की अगर मैं डिटेल्स रखना चाहूँ तो मुझे मार्कडाउन फाइल क्रिएट करनी है, ठीक है। सो यू जस्ट रीड, सर यू वो कैन रीड। रीड डॉट एमडी जो होता है जैसे। जी बिल्कुल, जो री.md फाइल होती है, दरअसल वो मार्कडाउन फाइल हुआ करती है। एमडी स्टैंड्स फॉर मार्कडाउन, ठीक है। तो अब इस जो भी मेरी सेटिंग्स होंगी, जो भी मेरा कुछ कोड बेस होगा, जो मेरी गाइडलाइंस होगी, मैं क्या करूंगा, इस डॉट एमडी फाइल के अंदर रखा करूंगा, ठीक है, ताकि आप उस बात को समझ पाए, ठीक है। सो इनफैक्ट इसके अंदर हम क्या करते हैं, अपनी एक रीडमी रीडमी डॉट एमडी फाइल भी क्रिएट कर लेते हैं, और लेट्स से मैं हैश के साथ लिखा करते हैं, क्या करता हूँ, रेस्ट एपीआई, ठीक है। और अब ये मैंने सेव कर दी। अच्छा, अब इसको व्यू करने के लिए आगे ना आपको ओपन प्रीव्यू में जाएं। मैंने आई गेस एक एक्सटेंशन इंस्टॉल की हुई है, इस वजह से ये मुझे इस तरह से दिखा रहा है। अगर मैं एक्सटेंशंस में आऊँ, और ओके, इसको बाद में देखते हैं जी। तो एक मिनट जी, ये प्रीटियर हमें है। भी लिंक प्लगइन की बेस्ट अच्छे जो नहीं, जी नहीं, मेरे पास कोई इसकी एक्सटेंशन नहीं है। ये वीएस कोड ही खुद से ये प्रीव्यू प्रोवाइड कर रहा है। मेरे पास कोई इसके लिए एक्सटेंशन इंस्टॉल्ड नहीं है, ठीक है। ये बाकी के एक्सटेंशन हैं, स्पेसिफिकली इसके अंदर कोई एक्सटेंशन नहीं है। रीड में आई मीन यू कैन इंस्टॉल, आपको यहाँ से मिल जाएगी, लेकिन मैंने अपने पास कोई एक्सटेंशन इंस्टॉल नहीं किया, ठीक है। रेस्ट एपीआई, और इनफैक्ट अब मैं इसके अंदर जो भी सेटअप करना चाहूँ, लाइक नोड जेएस प्लस एक्सप्रेस प्लस मोंगोडीबी,
ठीक है। ओके, अब मैं ये मेरी हेडिंग हो गई, और अब मैं अगर कोई पैराग्राफ लिखना चाह रहा हूँ तो उसके लिए यहाँ पे लिख सकते हैं। अच्छा, मार्क डाउन आपको समझने के लिए आप क्या कर सकते हो, रीड कर सकते हो कि मार्क डाउन फाइल कैसे लिखी जाती है। मार्क डाउन, ठीक है। और ये कहीं से भी इसका बेसिक साइंटेक्स है वो देख लीजिए, कि या ये चीट शीट से आपको आइडिया हो जाएगा कि आपको क्या क्या रिक्वायर्ड है। फॉर एग्जांपल, सिंगल आपकी हेडिंग 1 बनाने के लिए, और ये हैश यानी कि हैश बढ़ाते जाओगे तो ये 6 हेडिंग तक आ जाएगा। ठीक है। अगेन ये इसका अल्टरनेटिव सिंटैक्स है। आप अगर वो कहता है ये आपको स्पेस, जब आपने हेडिंग बनानी है लिखनी है तो आपको हैश के बाद स्पेस देना है। ठीक है। आपको क्या करना चाहिए, ये इस तरह आई मीन ये सारी की सारी आप रीड आउट करोगे तो आपको क्लैरिटी मिल जाएगी। ठीक है। आपने मार्कडाउन में आप जो टेक्स्ट लिखना चाह रहे हो वो प्लेन लिख सकते हो, बगैर किसी टैग के लिखते हो, वो उसी तरह से काम कर रहा होता है। ठीक है। और लाइन ब्रेक के लिए अगेन आप जिस एंटर प्रेस करोगे तो वो आपका लाइन ब्रेक हो जाएगा। सो ये बेसिक गाइडलाइंस है, आप इस चीज को फॉलो कर सकते हो। हाँ, अगर बोल्ड करना चाह रहे हो सो अगेन स्टार स्टार यूज कर रहे हो तो अंडरलाइन आपने ये किसके लिए, सॉरी स्ट्रॉन्ग के लिए, ठीक है, ये आप अंडरस्कोर अंडरस्कोर भी यूज कर सकते हो। देन जो भी आपकी लाइन है इस तरह से, लेकिन अगेन ये चूंकि स्पेशल करेक्टर्स होंगे जिसको आपका ये मार्क डाउन एडिटर इसको ऑटोमेटिकली अंडरस्टैंड कर रहा होगा, तो इसलिए पार्स करता है, तो उसके लिए ये देखें आपको यहाँ पे भी स्पेस देना जरूरी है। तो वो कहता है इस चीज को वो अंडरस्कोर अंडरस्कोर क्या कर देगा, मेंशन कर देगा। सो इटैलिक के लिए है एंड सो ऑन। ये सारी की सारी मार्क डाउन की फाइल सेटअप करने के लिए यहाँ से डिटेल्स आई मीन आप पढ़ के अपना मार्क डाउन क्रिएट कर सकते हो। ठीक है। सो इनफैक्ट ये आपके लिए समझ लीजिए एक छोटा सा टू डू भी है कि आप अपना मार्क डाउन यहाँ पे खुद क्रिएट करें, ताकि आपको पता हो कि आप कैसे सेटअप करना है। मैं यहाँ पे एक छोटी सी लिख देता हूँ, हाउ टू, एक मिनट, बल्कि मैं यहाँ पे लिखता हूँ डेवलपमेंट सेटअप। ठीक है। और उसके बाद मैं लिख देता हूँ जी, इंस्टॉल डिपेंडेंसीज यूजिंग एनी पैकेज मैनेजर npm yarn। ठीक है। और मैं यहाँ पे लिखता हूँ जी npm इंस्टॉल, और यहाँ पे या yarn। ठीक है। अब इनफैक्ट अब जरा गौर से देखना, ये मैंने सेव किया और ये इस तरह से लिखा हुआ आ गया। ठीक है। अब यहाँ पे मुझे क्या करना है, अपने इसको एज ए कोड सेटअप करना है, तो उसके लिए भी मेरे पास अलग से कमांड है। अभी जो जो जैसे मैं लिख रहा हूँ वो सारी की सारी वैसे डिटेल्स मेरे पास आ रही हैं। तो ये अगर कोड है तो उसके लिए भी मेरे पास यहाँ पे सेपरेट एक गाइडलाइन होगी। ये देखें, वो कोड है, तो कोड बनाने के लिए आप क्या यूज करते हो, बैक टिक यूज कर रहे हो तो मार्कडाउन के अंदर। तो अपने कोड के अंदर आइए, मैं इसको बैक टिक में, और अगेन उसको भी बैक टिक में कर दिया, और ये देखो ये उसने क्या कर दिया, ऑटोमेटिकली हाईलाइट कर दिया। ठीक है। ये चूंकि मेरे पास डार्क मूड में है तो इसलिए आप इस तरह से देख पा रहे हैं। सो अगेन आपने क्या करना है, इस तरह से अपने मार्कडाउन सेटअप करना है, आपकी जो भी डिटेल्स होंगी। इसके अंदर ये बेसिक HTML टाइप कह लें, सारी की सारी डिटेल्स हैं कि जैसे आपने लिस्ट सेटअप करनी है, अब मुझे लिस्ट बनानी है तो मार्कडाउन के अंदर जस्ट 1.234 इस तरह से बनाओगे, वो ऑटोमेटिकली रेंडर्ड आउटपुट आपके पास ये आ रही होगी। ठीक है। या आप अगर क्या करते हो 1 के साथ भी लिख देते हो, वो भी उसको ऑटोमेटिकली आइट्रेट 1 2 3 4 में भी करना होता है। ठीक है। अब ये चीजें आप समझ सकते हो कि 1 8 3 5 आपने लिखा, वो उसको ऑटोमेटिकली 1 2 3 4 में आइट्रेट करना। ठीक है। तो मार्कडाउन की आई गेस आप समझ चुके होंगे। ओके। अभी आज के दिन में हमने क्या करना है, हमने लास्ट टाइम देखा कि मैंने बात की कि मेरे पास Node.js के ऊपर मैंने अपना एक्सप्रेस पैकेज यूज कर लिया, और अब मेरे पास क्या है, एक्सप्रेस को यूज करते हुए मैंने अपनी एपीआई के कुछ राउट्स लिखना स्टार्ट कर दिए। मैंने बात की कि जी ओके, मुझे अपनी बेसिक एप्लीकेशन, मैंने अपना सर्वर लिख लिया, इस सर्वर के अंदर मैंने सर्वर क्रिएट किया,
मैंने कुछ कॉन्फ़िगरेशन सेटअप की, ठीक है। लाइक जैसे मैंने कहा कि जी मुझे कुछ जेसन, मुझे मिडलवेयर यूज करना है, तो मैंने अपना एक्सप्रेस की अंदर से ही जेसन फंक्शन को क्या कर दिया, अपने पास इंपोर्ट कर लिया, उसको एज एन मिडलवेयर पास कर दिया। मॉर्गन को मैंने एज ए अपने मिडलवेयर पास कर दिया, क्योंकि मैं अपनी हर रिक्वेस्ट का अपने सर्वर के ऊपर ट्रैक करना चाह रहा था। सो उस पर्पज के लिए मैंने मॉर्गन यूज कर लिया। देन we just define the different routes, slash route, then products, एक स्पेसिफिकली एक प्रोडक्ट को गेट करने के लिए, क्रिएट करने का, डिलीट करने के लिए हमने अपने तमाम के तमाम राउट्स सेटअप कर लिए थे। तो इसके अंदर हमने वेरिएबल्स को क्रिएट करना, वेरिएबल्स को सेंड करना, ये सारी डिटेल्स हम लास्ट सेशन के अंदर देख चुके हैं। अगर आपने डेटाबेस के लेक्चर्स पढ़े सीखे हुए हैं, तो मैंने आपसे कहा था कि हमारे पास जो डेटाबेस का एनवायरनमेंट है वो इंटायरली एक डिफरेंट एनवायरनमेंट है। सो इफ यू अंडरस्टैंड दिस थिंग, कि मेरे पास क्या है कि जी ये मेरा नोड जेएस है, नोड जेएस की एप्लीकेशन, और इस एप्लीकेशन के अंदर मेरा एक्सप्रेस सर्वर है, और ऑब्वियसली मेरे पास मेरा डेटाबेस सर्वर क्या है, एक इंडिविजुअल है, ठीक है। जी जुमना, मिडलवेयर को अभी के लिए मैं आपको यूं समझा देता हूँ शॉर्ट के अंदर, कि नॉर्मली क्या होता है कि आपकी ये जो राउट है, ये जब आपने ये रिक्वेस्ट की अपने क्लाइंट से, चाहे वो आपका कोई ब्राउजर है, चाहे मोबाइल ऐप है, चाहे आपका कोई टेस्टिंग टूल है, जब आप ये रिक्वेस्ट आप क्या कर रहे हो, आपने रिक्वेस्ट सेंड की, तो उस रिक्वेस्ट के नतीजे में एट द एंड ये फंक्शन कॉल होना है, ठीक है। अब इस फंक्शन की कॉलिंग से पहले, रिक्वेस्ट के फौरन बाद, और इस इस फंक्शन के एग्जीक्यूशन से पहले कोई और फंक्शन आप एग्जीक्यूट करवाना चाह रहे हो, उसको हम मिडिल वेयर बोला करते हैं, ठीक है। अगर आप इस डायग्राम को समझें, तो हमने कहा कि हमारे पास एक साइकिल है, कि क्लाइंट से रिक्वेस्ट आई, मेरे सर्वर को एपीआई ने रिसीव की, ठीक है। ऑब्वियसली अभी जैसे हमने एपीआई लिखना स्टार्ट किया, इसने रिक्वेस्ट रिसीव कर ली। अब जो कोर फंक्शन है, जो एक्चुअल रिक्वायर्ड डिटेल है, फॉर एग्जांपल अभी जैसे ये मैंने हाईलाइट किया हुआ है, कि जब भी आप क्या करोगे, प्रोडक्ट्स के साथ कोई पैरामीटर पास करते हो, जब आपका यूआरएल ये होगा, तो ये फंक्शन एग्जीक्यूट होगा। लेकिन इस फंक्शन की एग्जीक्यूशन से पहले मैं कुछ और करवाना चाह रहा हूँ, तो वो फंक्शन मेरा मिडल वेयर फंक्शन कहलाता है, ठीक है। सो बिटवीन रिक्वेस्ट एंड रिस्पॉन्स अगर आप जो फंक्शन एग्जीक्यूट करोगे, वो आपका मिडल वेयर फंक्शन होगा। तो हमने क्या किया, यहाँ पे सेटिंग्स प्रोवाइड करनी। हमने कहा कि मेरी एप्लीकेशन क्या करे, मेरी एप्लीकेशन ये वाली रिक्वेस्ट जब भी आए, उसकी ये वाला फंक्शन एग्जीक्यूट करने से पहले इस चीज को अंडरस्टैंड कर ले, ये पहले फंक्शन एग्जीक्यूट करे या ये वाला फंक्शन एग्जीक्यूट करे, इसलिए इसको हम मिडलवेयर बोलते हैं, ठीक है। ओके, सो तो अभी के लिए हमारे पास हमने कहा कि मेरी एप्लीकेशन के अंदर मेरा एक डेटाबेस सर्वर क्या होगा, एक सेपरेट होगा, जो ऑलरेडी हम क्या कर चुके हैं, सेटअप कर चुके हैं। हमने मोंगो डेटाबेस कम्युनिटी वर्जन अपने पास इंस्टॉल कर लिया। अगर इस डायग्राम के अकॉर्डिंगली देखो, तो आपने ये सर्वर लिखना स्टार्ट कर दिया, आपने अपनी एपीआई बना ली। अब आप अपनी एपीआई को रिक्वेस्ट कर रहे होते हो किसी भी क्लाइंट के साथ। फॉर एग्जांपल मैं क्या यूज कर रहा था, पोस्टमैन यूज कर रहा था, या मैं क्या यूज कर रहा था, अपना ब्राउजर यूज कर रहा था, ठीक है। तो मैं वहां से रिक्वेस्ट सेंड किया करता था। मैं अपनी एप्लीकेशन स्टार्ट कर लेता हूँ, npm run dev, ठीक है। सो मेरा सर्वर इस वक्त चल रहा है, ठीक है। और किस 3000 पोर्ट के ऊपर, और यहाँ पे प्रोडक्ट्स के मैं अगर राउट के ऊपर आऊँ, और ये मैंने रिक्वेस्ट सेंड की, सो 200 ओके के रिस्पॉन्स के साथ मेरे पास डेटा ये मिल गया। ये डेटा कहाँ से है, ये स्टैटिक है। ये डेटा मैंने क्या किया हुआ है, एज ए कॉन्स्टेंट अपने फाइल के अंदर, अपने अपने प्रोजेक्ट के अंदर रखा हुआ है। सैंपल के अंदर जाएं तो ये प्रोडक्ट्स के अंदर मैंने ये डेटा रखा हुआ है, इसको इम्पोर्ट किया, और मैं इसको इस स्लैश प्रोडक्ट्स वाली रिक्वेस्ट के अंदर मैं ये सेंड करवा रहा था, ठीक है। ओके, तो अभी हमें क्या करना है, मोंगो डेटाबेस के अंदर जो मेरा डेटा है, अगर आप मोंगो डेटाबेस से जो डेटा है, कि ये मेरा मोंगो डेटाबेस का सर्वर
ठीक है। इसको एक्चुअल में मोंगो डेटाबेस का सर्वर मैं क्या यूज करता हूँ, कमांड लाइन होता है। लेकिन चूंकि अपनी आसानी के लिए हम उस कम्प्लेक्सिटी से बचने के लिए हम क्या करते हैं, अपना ये GUI टूल कंपास यूज कर रहे होते हैं। तो इस कंपास के अंदर से इजीली आप क्या करते हो, अपने जो भी डेटाबेसेस हैं इनको क्रिएट करना, मैनेज करना, उनको हैंडल करना देख पा रहे हो। तो सो अभी के लिए अगर मैं देखूं, मेरे पास कोई कोई भी डेटाबेस है, फॉर एग्जांपल मेरे पास कोई ये फैकल्टी की, अब मैंने कहा फैकल्टी प्रोफाइल पोर्टल है, इसके अंदर ये कलेक्शंस है। इन कलेक्शंस का डेटा मुझे सेंड करवाना है, ठीक है। तो देखें होगा क्या, हमेशा रियलिस्टिक एपीआई यही तो करेगी कि आपका डेटा एक्चुअल में क्रिएट कहाँ होगा, सर्वर के ऊपर। अपडेट, डिलीट, ईच एंड एवरीथिंग, जो जो भी डेटा होगा वो क्या होगा, डेटाबेस सर्वर के ऊपर हैंडल हो रहा होगा। लेकिन वो हम यहां से कभी मैनिपुलेट नहीं कर रहे होंगे। अब हमें क्या करनी है, प्रोग्रामेटिकली क्या करनी है, एक्सेस बनानी है। प्रोग्रामेटिकली मुझे अपनी इस एप्लीकेशन से इस डेटाबेस सर्वर को रिक्वेस्ट सेंड करनी है। सो फॉर दैट पर्पस वी हैव एन अदर थिंग विच इज ड्राइवर। क्या हमारे हमें क्या रिक्वायर्ड होगा, इस मोंगो डेटाबेस का ड्राइवर रिक्वायर्ड होगा, ठीक है। तो मोंगो डीबी अगर आप ड्राइवर लिखें तो आपको ये ऑफिशियल मोंगो डेटाबेस की साइट से आपको डिटेल्स मिल जाएंगी। आपके पास हर लैंग्वेज के साथ जब भी आपने मोंगो डेटाबेस कनेक्ट करना है तो आपके पास डिफरेंट ड्राइवर्स अवेलेबल होंगे। ये ड्राइवर्स क्या होते हैं कि डिफरेंट आपके पैकेजेस होते हैं, डिफरेंट आपके एप्लीकेशन, आपकी एक टॉप, यूं समझ लें टियर लिखी हुई होती है, एक रैपर फंक्शंस बने हुए होते हैं। देखिए आप कभी भी अपना डेटाबेस सर्वर डायरेक्टली एक्सपोज नहीं करेंगे, आप उसके क्रेडेंशियल्स कभी भी एक्सपोज नहीं करेंगे, आप कभी भी नहीं चाहेंगे कि डेटाबेस सर्वर की एक्सेस किसी को मिले। हाँ, लेकिन एट द एंड आपकी एप्लीकेशन को तो चाहिए। तो आप अपनी एप्लीकेशन को प्रोग्रामेटिकली एक्सेस थ्रू रैपर, थ्रू ड्राइवर्स दिया करते हो। सो यहाँ पे आप देख सकते हो कि आप जो मोंगो डेटाबेस है वो इन लैंग्वेजेस को सपोर्ट कर रहा होता है, PHP, Node.js, जावा, Kotlin, .NET एंड सो यू कैन सी हियर, ठीक है। तो अब अगर मुझे Node.js के ऊपर काम करना है, सो Node.js के मेरे पास यहाँ पे मल्टीपल ड्राइवर्स अवेलेबल हैं। यहाँ पे आप देख सकते हो कि आप क्या करते हो, इंटीग्रेशन के लिए आप प्रिज्मा यूज कर सकते हो, मोगूज यूज कर सकते हो, फ्लो वाइज यूज कर सकते हो। सो दीज आर द थ्री डिफरेंट ड्राइवर्स। अब ये ड्राइवर किस यहाँ पे सब बता दे कि आप क्या कर सकते हो, दोनों टाइप, अगेन टाइप स्क्रिप्ट, जावा स्क्रिप्ट के डेटा टाइप्स को स्ट्रिक्टली मैनेज करने के लिए एक सेपरेट से एक पैकेज लिखा हुआ है जो माइक्रोसॉफ्ट ने लिखा। अगर आप टाइप स्क्रिप्ट यूज करो तो उसके लिए सेपरेट पैकेज होगा, अदरवाइज जावा स्क्रिप्ट के लिए आप Node.js का पैकेज यूज कर सकते हो। यहाँ पे आपके पास जो बहुत ही कॉमनली जो इंडस्ट्री के अंदर यूज होते हैं वो प्रिज्मा है या मोंगूज है। प्रिज्मा प्रिज्मा जो ड्राइवर है, इसको भी साइड बाय साइड देख लेते हैं और मोंगूज को भी देख लेते हैं, ठीक है। अच्छा, ये इसकी खैर एक कंप्लीट आर्टिकल है जो मोंगो डेटाबेस की साइट के ऊपर ही दिया हुआ है। आप इसको भी रीड आउट कर सकते हो, इसको भी अंडरस्टैंड कर सकते हो। अगेन ये आपके मोंगूज ड्राइवर के ऊपर भी है। लेकिन मैं क्या करूंगा, मैं आपको इनकी ऑफिशियल साइट से लेके चलूंगा। मैं कहता हूँ जी, प्रिज्मा की ऑफिशियल साइट prisma.io है और मोंगूज की mongoose.js.com है, ठीक है। ओके, सो अभी सबसे पहले हम पहले मोंगूज को देखते हैं। मोंगूज क्या है? मोंगूज दरअसल आपके मोंगो डेटाबेस का स्पेसिफिकली Node.js के लिए आपका एक ड्राइवर और एक, इसको हम ODM बोलते हैं। ODM क्या होता है, समझो बात को, ऑब्जेक्ट डेटा मैपर, ठीक है। क्या होता है, आपके पास जो डेटा है, यहाँ पे ये जो आपको ये जेसन लाइक दिख रहा है, ये जेसन दिख रहा है, बट इन फैक्ट मैंने बहुत इनिशियल लेक्चर्स के अंदर डिस्कस किया था कि ये जेसन नहीं है। ये जेसन, यू कैन इंटरप्रेट डेटा इन योर जेसन, जबकि डेटाबेस सर्वर इसे एनक्रिप्ट करके अपने पास अपने अपने उस बैकएंड के अंदर, अपने डेटाबेस सर्वर के अंदर बाइनरी में इंक्रिप्ट करके रखता है। और दूसरी बात, ये जो डेटा है, इस डेटा को जब आप अपनी एप्लीकेशन के अंदर कंज्यूम करना चाह रहे हो तो इस डेटा को वहां पे इंटरप्रेट करने के लिए, वहां पे उस लैंग्वेज को अंडरस्टैंड करने के लिए आपको कन्वर्ट करना होता है। इसीलिए हम क्या यूज करते हैं नॉर्मली, जब भी डेटाबेस से डेटा रीड करके अपनी एप्लीकेशन के अंदर लेके आते हैं तो हम क्या करते हैं, कोई ना कोई ORM
या हम क्या यूज करते हैं, ओडीएम यूज करते हैं। ठीक है, अ, ये होता है ऑब्जेक्ट रिलेशनल मैपर या मैपिंग, और ओडीएम आपकी ऑब्जेक्ट डेटा, डेटा या डेटा है या डॉक्यूमेंट है, मैं देख के बता देता हूँ आपको इनफैक्ट। ठीक है, तो क्या किया जाता है कि जो आपका डेटाबेस में डेटा होगा उसको उठा के आपने ऑब्जेक्ट में, क्यों आपको लैंग्वेज के अंदर क्या चाहिए, ऑब्जेक्ट चाहिए होगा। ठीक है, तो आपने उस ऑब्जेक्ट के अंदर कन्वर्ट करना है, इसीलिए हमें क्या करना है, अपने उस डेटा को मैप करने के लिए कोई ना कोई ड्राइवर चाहिए होगा। सो ओडीएम वर्सेस ओआरएम भी देख लो, आपको इस चीज की भी अंडरस्टैंडिंग मिल जाएगी। ठीक है, ओआरएम ऑब्जेक्ट रिलेशनल मैपिंग और ओडीएम ऑब्जेक्ट डॉक्यूमेंट मैपर। ठीक है, क्यों, क्योंकि आपके पास मोंगो डेटाबेस के अंदर क्या होते हैं, डॉक्यूमेंट्स होते हैं, इसीलिए आप अपने उन डॉक्यूमेंट्स को जेसन में, अपने जावास्क्रिप्ट पे ऑब्जेक्ट में, अपने लैंग्वेज के अंदर एक्सेस करने के लिए आप जो रैपर यूज करते हो वो आपके ओडीएम कहलाते हैं। और चूंकि ये आपकी क्या होते हैं, जो माई सीक्वल और पोस्टग्रेस डेटाबेसेस हैं, ये टेबल फॉर्मेट में रिलेशनल डेटाबेसेस होते हैं, टेबुलर फॉर्मेट में डेटा स्टोर होते हैं, उसको ऑब्जेक्ट में जब आप कन्वर्ट करते हो तो आपके पास क्या होता है, उस को ओआरएम बोलते हैं। तो मोंगूस दरअसल मेरे पास क्या है, जो एक ओडीएम के तौर पे काम कर रहा होगा। तो अब मोंगूस को यूज करने के लिए अगेन डॉक्यूमेंटेशन है, आपको क्या करना है, रीड द डॉक्स में चले जाएं, और यहाँ से आप सबसे पहले जो आपकी सर एसक्यूएल होगी इसमें, जी वो एसक्यूएल लाइट जो है वो किस कैटेगरी में आएगी? एसक्यूलाइट का आप देखें, एसक्यूलाइट भी आप, चूंकि वो सीक्वल यूज करता है आपके स्ट्रक्चर क्यूरी लैंग्वेज को, सो वो ऑब्वियसली उसके लिए आपको ओआरएम की जरूरत होगी। ओके, तो इस ड्राइवर के बिल्कुल ही अगर आप स्टार्ट हैं, आपने रीड डॉक्स में और यहाँ पे क्विक स्टार्ट में आए, सो आपको यहाँ पे क्या मिलेगा, पहली लाइन कि आपको क्या करना है, अपना ड्राइवर इंस्टॉल करना है। ठीक है, यू नो हाउ टू इंस्टॉल योर ड्राइवर्स, ड्राइवर का नाम क्या है, मोगूज। ठीक है, आपने ये मोगूज इंस्टॉल कर लिया। ओके, देन आप देखिए आपने क्या किया, मोगूज को क्या किया, इम्पोर्ट किया। ठीक है, और फिर उसके बाद डेटाबेस सर्वर के साथ कनेक्ट करना और जो भी डिटेल्स हैं उसके ऊपर हम बात करेंगे। ठीक है, तो ये जो मोगूज है, स्पेसिफिकली मोंगो डेटाबेस के लिए है, और किसके लिए, नोड जेएस के लिए। इसी के वाइस वर्सा प्रिज्मा पे आ जाइए। प्रिज्मा क्या है, प्रिज्मा इट्स मोर देन मोंगूस। मोंगूस समझ लें कि एक सिंगल आपकी प्लेटफॉर्म को टारगेट कर रहा है, नोड जेएस और मोंगो डेटाबेस को, जबकि प्रिज्मा यूं समझ लें कि एक बड़ी एक जायंट कह लो कि ड्राइवर है। अब ये क्या करता है, इसके अंदर आपके पास मल्टीपल डेटाबेसेस की सपोर्ट है। ये यूं समझ लें कि ये एक एक ओआरएम है या एक ओडीएम है मोंगूस, जबकि प्रिज्मा के अंदर ढेर सारे, आई मीन यू कैन सी हियर द डिटेल्स, कि इसके अंदर अगर मैं डॉक्यूमेंटेशन वाली साइड पे आऊँ, तो ये क्या करता है, इसके अंदर बहुत सारे आपके पास डिटेल्स हैं, इसके अंदर बहुत सारे डेटाबेसेस का सपोर्ट है। इसके अंदर आपके पास पोस्टग्रेस का, माई सीक्वल का, इसके अंदर मोंगो डेटाबेस का, इसके अंदर इतने इन सारे डेटा, और फिर लैंग्वेजेस के, कि अगर आपको नोड जेएस के साथ यूज करना है, आपको पीएचपी के साथ यूज करना है, लारावेल के साथ यूज करना है। इसकी कहीं यहाँ पे डायग्राम थी, मैं आपको दिखाता हूँ। ये गेट स्टार्टेड का है, यहाँ पे एक बहुत ही अमेजिंग डायग्राम थी। आई गेस दे हैव चेंज। ओके, प्रोडक्ट्स, ओके मैं ओआरएम पे चलता हूँ। हाँ, ये देखिए। ठीक है, कि क्या सपोर्ट कर रहे हैं, ये एक्चुअल में मैं इसको, ये प्रिज्मा डॉट आईओ स्लैश ओआरएम, इसके ऊपर अब आप समझिए इस बात को। ये है आपके पास डेटाबेसेस, SQLite है, MySQL, माइक्रोसॉफ्ट एसक्यूएल सर्वर, पोस्टग्रेस है, आपके पास एक प्लैनेट स्केल है, मोंगोडीबी है, और जितने आई मीन जो ये सपोर्ट कर रहा है, ये देखिए ये काउच डीबी है। इसके नीचे यहाँ पे देखिए लैंग्वेजेस, प्लेटफॉर्म या फ्रेमवर्क्स कह लीजिए, कि आपके पास देखिए एक्सप्रेस, नेक्स्ट जेएस, ग्राफ क्यूएल है, अपोलो है, नेस्ट जेएस है। ठीक है, ये सारे जो जो सपोर्टिव हैं वो यहाँ पे मेंशन है। ठीक है,
तो आप क्या करते हो, इस तरह से इनको यूज करे तो। सो अगेन, अगर आप में से कोई एक भी, आई मीन आप चाहे मंगूज यूज कर लें या प्रिज्मा यूज कर लें, अगर आपने एक सीख लिया तो दूसरा स्विच करना समझना आपके लिए इनफैक्ट जस्ट इट वुड बी इजी टास्क। ठीक है। सो मैं mongoose को प्रेफर करूंगा। mongoose से चलते हैं कि mongoose को कैसे यूज करना है, फिर मैं साइड बाय साइड दोनों को कंपैरिजन करके बता देता हूँ आपको। सबसे पहले आपको क्या करना है जी, आपको mongoose इंस्टॉल करना है, अपने प्रोजेक्ट में आए और हमने कहा जी ओके, यहाँ पे एप्लीकेशन मेरी रन हो रही है और ये क्या है, ओके दो जगह पे रन हो रही है। मैं इसको एग्जिट कर देता हूँ और अभी के लिए ये सिर्फ और सिर्फ इस टर्मिनल के ऊपर रन हो रही है। पावर शेल में मैं लिखता हूँ कि मुझे क्या करना है, npm install mongoose। ठीक है। ओके, लो जी, मेरा mongoose पैकेज इंस्टॉल हो गया। पैकेज.json के अंदर आइए और यहाँ पे देखिए mongoose का 8.13.2 वर्जन इंस्टॉल हो गया। फाइन। ओके, अब मुझे क्या करना है, मुझे mongoose को इंपोर्ट करना है। एज यू नो, प्रीटी सिंपल, mongoose फ्रॉम mongoose हमने क्या कर लिया, इंपोर्ट कर लिया। ओके, अब जब mongoose हमने अपने पास इंस्टॉल कर लिया, अब हम क्या कर सकते हैं, अपने डेटाबेस सर्वर के साथ क्या कर सकते हैं, कनेक्ट कर सकते हैं। ठीक है जी। ओके, तो मेरे पास मेरा ड्राइवर इंस्टॉल हो गया, हमने देख लिया कि पैकेज.json के अंदर इसकी एंट्री हो गई है। ओके फाइन। अभी मुझे डेटाबेस सर्वर के साथ कैसे कनेक्ट करना है, अभी के लिए अगर मैं इसे क्लोज कर दूं और यहाँ से इफ यू रिमेम्बर, हम जब भी एक डेटाबेस के साथ कनेक्ट होते हैं तो हम न्यू कनेक्शन के ऊपर क्लिक कर रहे होते हैं। ये मेरा यूआरआई है, यूनिफॉर्म रिसोर्स आइडेंटिफायर। ठीक है, ये मेरा एक लिंक है, एक स्ट्रिंग है, एक मेरा यूआरएल एक यूआरआई है। यूआरएल में और यूआरएल में माइनस थोड़े से डिफरेंसेस होते हैं। ठीक है, तो इस कनेक्शन, इस अगर मुझे इस डेटाबेस सर्वर के साथ कनेक्ट करना है तो मुझे ये वाला लिंक यूज करना है। ठीक है, कैसे यूज करना है उसके ऊपर चलते हैं। मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे अपने पास एक फंक्शन लिख लेता हूँ। ठीक है, इट्स योर चॉइस, अगर आप टिपिकल जावास्क्रिप्ट फंक्शन लिख लो या आप एरो फंक्शन यूज कर लें। ठीक है, हम क्या करते हैं, इस फंक्शन को लिख के एरो में कन्वर्ट कर लेंगे। मैं फंक्शन का नाम लिखता हूँ कि जी db connect। ठीक है, या डीबी कनेक्शन whatever you want to rename you can write। ठीक है जी। मैं इसके अंदर फिलहाल कोई पैरामीटर रिसीव नहीं करना चाह रहा है। अब इसके अंदर मैं क्या करता हूँ जी, अपने इस मोंगो डेटाबेस को कनेक्ट करने, इसके साथ कनेक्ट करने के लिए क्या करता हूँ, लिखूंगा। तो उस पर्पज के लिए क्या है जी, मेरे पास मोंगूज जो मैंने इंपोर्ट किया था, इसके साथ क्या है, मेरा फंक्शन है एक कनेक्ट फंक्शन। ठीक है, mongoose डॉट कनेक्ट फंक्शन। अब ये कहानी है कहाँ से, ये यहाँ से, ये इस डॉक्यूमेंटेशन से है, गौर से देखो। mongoose डॉट कनेक्ट। ओके, इसको क्या पास करेंगे आप, एक अपना कनेक्शन यूआरआई। ये कनेक्शन यूआरआई आपको कहाँ से मिला जी, ये आपको आप अपने सर्वर से देख रहे हो कि जी ये आपका प्रोटोकॉल है। सबसे पहले मोंगोडीबी कॉलन, ये कॉलन से पहले ये क्या है, ये आपका प्रोटोकॉल है। जैसे आप कोई भी यूआरएल देखते हो, अगर मैं इसी को कॉपी कर लूं और यहाँ पे आपको स्टेप बाय स्टेप कंपेयर करके दिखाऊं, तो यहाँ पे ये देखो, अभी के लिए ये समझने की कोशिश करो। ये आपका यूआरएल है, इस यूआरएल के अंदर HTTP प्रोटोकॉल है, ये यूआरआई है, इसके अंदर मोंगोडीबी प्रोटोकॉल है। उसके बाद आप यहाँ पे आईपी एड्रेस क्या यूज कर रहे हो, 127.0.0.1 और आगे पोर्ट यूज कर रहे हो 3000। सिमिलरली यहाँ पे हम क्या यूज करें, लोकल होस्ट, और आगे लोकल होस्ट के आगे पीछे क्या आईपी एड्रेस होता है, यही 127.0.0.1। ठीक है, और आपको मोंगो डेटाबेस बाय डिफॉल्ट किस पोर्ट के ऊपर चल रहा है, 27017 पोर्ट के ऊपर चल रहा है। ठीक है, सो तो अभी के लिए मुझे क्या लिखना है, मैंने यहाँ पे अब मुझे यहाँ पे क्या करना है, अपना वेरिएबल पास करना है। डॉट env में आइए, मैंने कहा था आप यहाँ पे अपना डेटाबेस का अपने क्रेडेंशियल्स रख सकते हो। सो इट वुड बी अ गुड ऑप्शन कि मैं इधर ही लिख देता हूँ मोंगो मोंगोडीबी यूआरआई। ठीक है,
मैं इसको कहता हूँ जी, ये क्या है जी मेरा MongoDB URI है, और इस MongoDB URI के अंदर मैं सेम डिटेल्स एज इट इज यहाँ पे मेंशन करूँ। आप इसको डबल कोट्स में भी मेंशन कर सकते हैं, उसके बगैर भी मेंशन कर सकते हैं, ठीक है। मैंने यहाँ पे रख दिया। और आपने जो प्रोटोकॉल थे वो HTTP और HTTPS पढ़े थे, जी तो सर ये MongoDB एक नया प्रोटोकॉल पहली दफा देखते हैं मतलब। एग्जैक्टली क्योंकि मोंगो डेटाबेस सर्वर जब भी कम्युनिकेशन करता है, ये इस प्रोटोकॉल मोंगोडीबी प्रोटोकॉल के ऊपर काम करता है। ये सिर्फ एक मोंगोडीबी प्रोटोकॉल नहीं है, बल्कि इसके साथ और भी मोंगोडीबी प्लस एसआरवी प्रोटोकॉल भी है इसका, वो भी उसकी डिटेल्स के अंदर आएंगे। क्या होता है, हमारे पास डिफरेंट कम्युनिकेशन की टाइप्स हैं। हर कम्युनिकेशन टाइप की नेचर के लिहाज से हमारे पास डिफरेंट प्रोटोकॉल्स हुआ करते हैं। इफ यू रिमेंबर, वी हैव एफटीपी, वी हैव एसएमटीपी, पॉप प्रोटोकॉल है हमारे पास, ठीक है। हमारे पास एचटीटीपीएस प्रोटोकॉल है, ठीक है। इसी तरह से हमारे पास मोंगोडीबी इटसेल्फ एक प्रोटोकॉल है जो मोंगो डेटाबेस यूज कर रहा होता है, ठीक है। ओके सर। ओके, तो अब ये मेरा URI बन गया। अब इस URI के बाद मैंने यहाँ पे स्लैश के साथ मेंशन करना है डेटाबेस नेम, कि मैं किस डेटाबेस के साथ कनेक्ट करने जा रहा हूँ, ठीक है। सो प्रीटी सिंपल, आई जस्ट नेम इट एज अ टेस्ट, या मैं इसे कह देता हूँ जी बैकएंड अंडरस्कोर API अंडरस्कोर DB अंडरस्कोर NXB अंडरस्कोर डेव, ठीक है। अब जस्ट एक क्लैरिटी के लिए, और अभी गौर से देखना कि मेरे इस डेटाबेस के पास, इस डेटाबेस सर्वर के ऊपर अभी ऐसा कोई डेटाबेस है ही नहीं। सो मैंने जस्ट क्या किया, URI उठाया, और अगेन मुझे यहाँ पे URI क्या करना है, process.env डॉट, इस तरह से मैंने क्या किया जी, अपने पास अपना URI क्या कर दिया, पास कर दिया, फाइन। अब इसके साथ मेरे पास क्या है, फंक्शन है। इसके साथ क्या है जी, मेरे पास अगेन ये आपका डेटाबेस, अगर आपने अपने रिएक्ट के अंदर आपने एपीआई कॉलिंग वाले फंक्शंस आपने अच्छे से सीखे हुए हैं, आपको पता है कि जब भी आप क्या करते हैं, एक सर्वर से एक क्लाइंट से आप, या एक सर्वर से दूसरे सर्वर जब भी आप रिक्वेस्ट सेंड करोगे, ऑब्वियसली इट विल टेक टाइम टू कनेक्ट दैट सर्वर, ठीक है। तो और समटाइम क्या होगा, इमीडिएटली आपको रिस्पॉन्स नहीं होगा। समटाइम्स क्या होगा कि आपको उसका रिस्पॉन्स आएगा, समटाइम्स आपके पास रिस्पॉन्स नहीं आएगा। पॉसिबल है आपके डिफरेंट टाइप ऑफ एरर हो, पॉसिबल है आपके पास ग्लिचेस हो, ठीक है। तो आप क्या करते हो, उन एरर्स को हैंडल करने के लिए डिफरेंट स्ट्रेटजीज अडॉप्ट किया करते हो। तो उन स्ट्रेटजीज में आपके पास प्रोमिसेस भी हैं, उन स्ट्रेटजीज के अंदर आपके पास ट्राई कैच ब्लॉक भी है, आपके पास एसिंक अवेट मोड भी हुआ करता है, ठीक है। तो सबसे पहले अंडरस्टैंड करते हैं जी, आपका प्रोमिसेस क्या है। प्रोमिसेस क्या होता है, ये जब भी आपका ये फंक्शन है, ये जब फंक्शन आप ये एग्जीक्यूट करोगे, तो जब ये रिक्वेस्ट आपकी सेंड होगी, तो इनफैक्ट सर्वर जहां पे ये रिक्वेस्ट सेंड होगी, वो क्या रिटर्न करता है, प्रॉमिस रिटर्न करता है। दैट मीन्स कि आपका कोड इमीडिएटली एग्जीक्यूट नहीं हुआ, इमीडिएटली उसकी कंप्लीट एग्जीक्यूशन नहीं हुई, लेकिन हमें हमें रिक्वेस्ट रिसीव होगी, हम इसे एग्जीक्यूट करेंगे। वंस वी आर डन विद द एग्जीक्यूशन, और उसका जो भी रिस्पॉन्स होगा, आइदर इट्स एन एरर, इट्स अ वैलिड डेटा, कुछ भी होगा, वो रिस्पॉन्स हम क्या कर देंगे, आपको सेंड कर देंगे। तो अगेन ये आप क्या प्रोमिसेस के कॉन्टेक्स्ट में यूज करते हो। तो अभी हमारे पास, अगर हम देन फंक्शन के साथ यूज करें, तो अगेन हमारे पास क्या है जी, डॉट के साथ हमारे पास क्या है, एक देन फंक्शन है, और बस। अब ये देन फंक्शन क्या करेगा, एक कॉल बैक फंक्शन लेगा, ठीक है। इस कॉल बैक फंक्शन के अंदर आप जो कुछ भी करवाना चाहो, फॉर एग्जांपल आप कंसोल लॉग कर देते हो कि आपका मोंगो डेटाबेस सक्सेसफुली कनेक्ट हो गया है। तो अब होगा ये कि ये कुछ इस तरह से काम करेगा कि सबसे पहले मोंगो डेटाबेस का कनेक्ट फंक्शन कॉल होगा, सक्सेसफुली अगर एग्जीक्यूशन हो गई, तो ये क्या आ जाएगा, इस देन वाले ब्लॉक के अंदर आ जाएगा, और ये वाला कोड एग्जीक्यूट करे। लेकिन अगर ये कोड नहीं चलता, ठीक है, अगर सक्सेसफुली कनेक्ट नहीं होता, तो हम क्या करते हैं, कैच ब्लॉक एग्जीक्यूट कर लेते हैं। कैच ब्लॉक के अंदर हमने एक एरो फंक्शन लिया, और हमने एक एरर रिसीव किया, और उसको क्या कर दिया, एरर को अपने पास कंसोल लॉग कर लिया, ठीक है। तो ये वाला जो मेथड है, इसको हम बोलते हैं जी अगेन प्रोमिसेस, ठीक है, मोंगो डेटाबेस कनेक्शन।
और ये क्या है, ये आपके प्रोमिसेस का मेथड है, ठीक है। और अगर आप यही एसिंक अवेट मूड में लिखना चाहो तो भी आप इसको सेटअप कर सकते हो, ठीक है। मैं बताता हूँ वो कैसे है। लो जी, मैंने फंक्शन बना लिया। अब इस फंक्शन को आपने क्या करना है, एग्जीक्यूट करना है। बहुत ही सिंपल, डीबी कनेक्ट आपने क्या कर दिया, फंक्शन कॉल कर दिया। लो जी, आपने सेव किया और अपने उस सर्वर की तरफ आ जाइए और यहाँ पे देखिए जी, कुछ नजर आ रहा है कि आपका सर्वर, ये देखिए आपका सर्वर क्या हुआ, स्टार्ट हुआ। और यहाँ पे आप देखिए मोंगोडीबी कनेक्शन फेल्ड, ठीक है। आपका मोंगो ठीक है। डेटाबेस के साथ कनेक्शन एस्टैब्लिश नहीं हुआ। ओके, क्यों एस्टैब्लिश नहीं हुआ, चलते हैं जी डॉट env के अंदर। इस लोकल होस्ट को कन्वर्ट कीजिए 127.0.0.1 के अंदर, सेव किया और इधर आके इंडेक्स डॉट जेएस सेव कीजिए। और अगेन ओके, क्या है, सर वो क्रिएट ही नहीं किया एक मिनट, कलेक्शन वहाँ पे। एक मिनट जी, एक मिनट, एक मिनट, एक मिनट, एक मिनट। A MongoDB connection failed. The URI parameter open URI must be a string got undefined. Got undefined. इसका क्या मतलब है कि ये जो आप ये जो यूआरएल पास कर रहे हो वो एक स्ट्रिंग होनी चाहिए, लेकिन अनडिफाइंड मिला। ओके, जबकि यहां से तो मैं लिख रहा हूं, तो आप जरा गौर से देखें। अब इसको कैसे ट्रैक करना है, ये जो चीज आप पास कर रहे हो इसको जरा यहाँ पे कंसोल लॉग कर लो। एक मिनट जी, एक मिनट, एक मिनट जी, एक मिनट, एक मिनट। इस वेरिएबल को यहाँ पे क्या कर लो, लॉग कर लो। बता रहा हूँ ना कि इश्यूज कैसे रिजॉल्व करने हैं। तो जी मैंने सेव किया और यहाँ पे देखो क्या मिल रहा है, अनडिफाइंड मिल रहा है, ठीक है। ये वाली वैल्यू आपको क्या मिल रही है, अनडिफाइंड मिल रही है। अब आपने क्या ट्रैक करना है कि क्या env के अंदर इस नाम का वेरिएबल है, ठीक है। तो हम वापस अपने env वाले में गए और यहाँ पे मैंने फाइंड कर लिया, तो ये देखो नो रिजल्ट्स। तो गौर से देखो, दरअसल मैंने मोंगोडीबी का जो यूआरआई है उसका नाम यहाँ पे लिखा हुआ है मोंगोडीबी अंडरस्कोर यूआरआई, वेयर एज जब मैं यहाँ पे यूज कर रहा हूँ तो मैं मोंगो यूआरआई लिख रहा हूँ। सो दिस वाज द प्रॉब्लम। लो जी, अब मैंने यहाँ पे सेव किया और जरा गौर से देखना है कि यहाँ पे उसने ये आपको पहले वो आपका यूआरआई प्रिंट कर दिया जो मैंने लाइन नंबर 16 से किया था। उसके बाद उसने सर्वर को एग्जीक्यूट किया और उसके बाद उसने मुझे क्या मैसेज दे दिया, मोंगोडीबी कनेक्टेड सक्सेसफुली, ठीक है। ओके, सो इट्स डन। हम क्या हो गए, अपने मोंगो डेटाबेस के साथ क्या हो गए, कनेक्ट हो गए, फाइन। इसके बाद हमें क्या करना है, अच्छा जी, इसके बाद आ जाइए इस फंक्शन को मैं क्लास कर देता हूँ। अगेन अगर आपने जैसे इसको अगर एरो फंक्शन में कन्वर्ट करना है आप कन्वर्ट कर सकते हो। मैंने मुझे इसकी लिखने की जरूरत है, मैंने कहा जी लेट इनफैक्ट इट वुड बी अ गुड ऑप्शन इफ यू आर गोना यूज द कॉन्स। और लो जी, मैंने कहा जी ये मेरे पास एरो फंक्शन के अंदर कन्वर्ट हो गया, ठीक है। सो सिंपल, अगेन सेव कीजिए और मोंगो डेटाबेस कनेक्टेड सक्सेसफुली, कोई इशू आपके पास नहीं है। ओके फाइन, हमने डेटाबेस के साथ कनेक्शन बना लिया। अब जब डेटाबेस के साथ कनेक्शन बना लिया तो आपको अंडरस्टैंड करना है कि आपके डेटाबेस के पास यहाँ पे क्या होती है, कलेक्शन होती हैं, ठीक है। इन कलेक्शंस को आप अपने डेटाबेस में कैसे हैंडल कर रहे होते हो, तो ये जो ORM या जो ODM है ये कहते हैं आप क्या करोगे, अपने पास अपने अपने एप्लीकेशन के अंदर आपने क्या करना है, उसका मॉडल बनाना है। इनफैक्ट आपने स्कीमा डिफाइन करना है। स्कीमा का क्या मतलब है, स्कीमा मीन्स कि आपकी इस एप्लीकेशन इस डेटाबेस की इस एप्लीकेशन के अंदर यहाँ पे जो फील्ड्स हैं, आईडी, इसकी डेटा टाइप इंटीजर, ये आपका फील्ड नेम, इसकी डेटा टाइप स्ट्रिंग है, एज इसकी डेटा टाइप कुछ है, ये रिटर्न इसकी डेटा टाइप फॉल्स है, आई मीन बूलियन है, ये चिल्ड्रन इसकी डेटा टाइप एक अरे है। ये क्या फील्ड्स रहेंगे, इन फील्ड्स की डेटा टाइप्स क्या होंगी, आपको यहाँ पे ड्राइवर के अंदर बताना है। इस ड्राइवर को यूज करते हुए ये चीजें आपने क्या करनी है, सेटअप करनी है। तो आप क्या करते हो, अपना स्कीमा डिफाइन करते हो। पहले क्या बनाते हो, स्कीमा, और स्कीमा के बाद क्या बनाते हो, उसका मॉडल बनाते हो। सो हाउ टू डू दैट, इधर आ जाइए। अब यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, डेटाबेस के साथ कनेक्ट हो गया। यहाँ पे मैं क्या करता हूँ जी, अपना स्कीमा लिखना स्टार्ट करता हूँ। स्कीमा किसके लिए, मैं कहता हूँ जी प्रोडक्ट्स का मुझे क्या लिखना है, स्कीमा लिखना है, ठीक है। अब प्रोडक्ट्स का अगर मैं कोई भी यहाँ से डेटाबेस उठा लेता हूँ,
इनफैक्ट जो हमने यहाँ पे स्टैटिक डेटा रखा हुआ है, इस स्टैटिक डेटा को ही हम सैंपल बना लेंगे, ठीक है। फॉर एग्जांपल कि मेरे पास क्या है, टाइटल। अब इस ये मेरे पास प्रोडक्ट्स है, इस प्रोडक्ट्स के अंदर मेरे पास फील्ड्स क्या है जी, टाइटल, प्राइस, डिस्क्रिप्शन, कैटेगरी, इमेज। तो मुझे प्रोडक्ट्स का स्कीमा डिफाइन करना है। ओके, तो प्रोडक्ट्स का स्कीमा कैसे बनेंगे, पहले तो जी कॉस्ट प्रोडक्ट्स स्कीमा इक्वल टू क्या करना है जी, न्यू। ये जो मेरे पास मोंगूज है, इस मोंगूज के अंदर स्कीमा दरअसल एक फंक्शन है, बस। आपने क्या किया जी, आपने कहा जी मोंगूज डॉट स्कीमा, ठीक है। इट वुड बी गुड ऑप्शन आप इसके साथ न्यू यूज ना करो, ठीक है, बताऊंगा क्यों रीजन है। आपने लिखा मोंगूज डॉट स्कीमा, ओके। करली ब्रैकेट के अंदर अब आपने यहाँ पे सारे के सारे फील्ड्स बताने हैं, ठीक है। और फील्ड्स मैंने फिलहाल आपके सामने है एज एन ऑब्जेक्ट। आपने कहा जी टाइटल, और ऑब्जेक्ट के अंदर आपने क्या बता दिया, टाइप क्या है, स्ट्रिंग, रिक्वायर्ड ट्रू। ओके, अगर आपको इसमें समझने में थोड़ी डिफिकल्टी है तो हम मैनुअली बना लेते हैं। मैंने कहा जी आईडी, ओके, इसकी डेटा टाइप क्या है, नंबर। टाइटल, इसकी डेटा टाइप स्ट्रिंग। प्राइस की डेटा टाइप नंबर। डिस्क्रिप्शन स्ट्रिंग, कैटेगरी स्ट्रिंग, इमेज स्ट्रिंग। रेटिंग मैंने क्या सेट कर दिया, एक ऑब्जेक्ट। उस ऑब्जेक्ट के अंदर कीज मैंने बता दी कि एक रेट होगा और एक काउंट होगा, ठीक है। सो आई जस्ट डिफाइंड दीज फील्ड। मुझे आईडी रखने की जरूरत नहीं है क्योंकि मोंगो डेटाबेस अंडरस्कोर आईडी के नाम का फील्ड रखता है। तो ये क्या है जी, मेरा स्कीमा बन गया। अब इस स्कीमा को मजीद बेहतर किस तरह से लिखा जा सकता है कि आपने यहाँ पे स्ट्रिंग क्या किया, इसकी डेटा टाइप तो बता दिया है, लेकिन आप चाहते हो इसके ऊपर कोई वैलिडेशन भी अप्लाई हो। आप बताते हो कि जी इसके ऊपर कोई रूल सेटअप हो, तो वो बताने के लिए आपको इस वाली चीज को क्या करना पड़ता है, कन्वर्ट करना पड़ जाता है एक ऑब्जेक्ट के अंदर, लाइक दिस। क्या आपने कह दिया कि ये क्या है जी, स्ट्रिंग डेटा टाइप है और आपको रिक्वायर्ड टाइप है, तो आप इसके शुरू में क्या बताते हो कि जी ये इसकी टाइप क्या है जी, स्ट्रिंग है। तो आप इस तरह से भी आप अपना स्कीमा सेटअप कर सकते हो। वैलिडेशन वाली इंशाल्लाह नेक्स्ट किसी और सेशन के अंदर डिस्कस करेंगे। अभी के लिए सिंपल स्कीमा मैंने क्या कर लिया, सेटअप कर लिया। स्कीमा सेटअप करने के बाद मुझे इसका मॉडल बनाना है। नाउ ट्राई टू अंडरस्टैंड कि मॉडल क्या है। मॉडल दरअसल आपका एक वो फंक्शन होगा जिसकी मदद से आप क्या कर रहे होंगे, इसको कंज्यूम कर रहे होंगे, इसको यूज कर रहे होंगे। यूज समझिए कि आपका जो डेटा है, जो डेटाबेस में है, वो एक्चुअल में ये वाले फील्ड्स इस डेटा टाइप के साथ मैनिपुलेट होंगे। लेकिन मैनिपुलेट करने के लिए आपको क्या चाहिए होगा, एक जावा एक वेरिएबल कह लीजिए आपको चाहिए होगा। वो जो हम बात कर रहे थे कि हम ORM या ODM की मदद से मैपिंग करते हैं, तो वो आपको क्या करना है, एक ऑब्जेक्ट बनाना है। कैसे जी, मैं क्या बना रहा हूँ जी, मैं अपनी प्रोडक्ट्स लिख रहा हूँ, तो मैं लिखता हूँ कॉस प्रोडक्ट्स इक्वल टू मोंगूस डॉट मॉडल, ठीक है। मैं यहाँ पे न्यू लिख देता हूँ। मैंने कहा ये न्यू मोंगूस डॉट मॉडल। अगेन मोंगूस के अंदर एक फंक्शन है मॉडल, और यहाँ पे आप दो चीजें पास करते हो। पहले डबल कोट्स के अंदर क्या करते हो, अपनी कलेक्शन का नाम, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पे आप पास करते हो अपना स्कीमा, एंड दैट्स ऑल, ठीक है। तो आपने क्या किया, अपना स्कीमा सेटअप कर लिया, और यहाँ पे आपने क्या कर लिया, अपना मॉडल सेटअप कर लिया, एंड दैट्स ऑल। ओके, बन गया। अभी के लिए आ जाइए अपने इस गेट वाले राउट के अंदर। ये जो हमने ऑलरेडी ये सारी चीजें रखी हुई थी, मैं इसको क्या कर देता हूँ, निकाल देता हूँ, ठीक है। अब समझिए अभी क्या होगा कि मैंने अपना मॉडल सेटअप, अपना स्कीमा सेटअप कर लिया, अपना मॉडल सेटअप कर लिया। अब मुझे क्या करना है, इस वाले मॉडल को क्या करना है, कंज्यूम करना है। इस वाले मॉडल को यूज करके क्या करना है, डेटा फेच करना है। सो अगेन समझिए, जब आप रिक्वेस्ट डेटाबेस सर्वर के साथ काम करोगे, आपके पास एरर्स आएंगे, आपके पास इश्यूज होंगे। कभी कोई पैरामीटर मिसिंग है, कभी कोई डेटा मिसिंग है, कभी कनेक्शन एस्टैब्लिश नहीं हुआ। उन सारे एरर्स को आप हैंडल करने के लिए हमेशा प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस के अंदर क्या यूज करते हो, ट्राई कैच यूज किया करते हैं, ठीक है। तो ट्राई कैच दरअसल इफ एल्स की तरह काम कर रहा होता है। आप जो कोड
ट्राई ब्लॉक के अंदर लिखोगे वो एग्जीक्यूट किया जाएगा। अगर उस पीस ऑफ कोड में यहाँ पे आपने 40 लाइन लिखी, किसी एक लाइन में भी एरर आया, वो ऑटोमेटिकली ट्राई ब्लॉक से निकलेगा और कैच ब्लॉक के अंदर आ जाएगा। ठीक है, और फिर वो कैच ब्लॉक को एग्जीक्यूट करता है। इसके साथ एक और ब्लॉक फाइनल का भी होता है। ठीक है, आप क्या करते हो, ट्राई कैच, और ट्राई कैच के साथ आप क्या करते हो, फाइनल भी यूज कर रहे होते हो। तो आप उस एरर के ट्राई फाइनल वाला जो ब्लॉक है वो हमेशा दोनों केसेस में एग्जीक्यूट हुआ करता है। सो हमें फिलहाल सिर्फ ट्राई कैच ही सफिशिएंट है। अब यहाँ पे ये जो रिस्पॉन्स है, ये रिस्पॉन्स मैं सेंड यहाँ पे भी कर सकता हूँ और ऑब्वियसली यहाँ से भी सेंड करूंगा। व्हाट डज इट मीन, जाहिर है ये इफ एल्स की तरह काम कर रहा है, या तो ये वाली लाइन चलेगी या ये वाली लाइन चलेगी। अगर ये सक्सेसफुली एग्जीक्यूट हो गई दैट्स ग्रेट, अगर यहाँ पे कोई और लाइंस है, किसी एक में भी प्रॉब्लम आया तो ये वाला एग्जीक्यूट होगा। जब मेरे पास इस वाले ब्लॉक के अंदर आएगा तो हमें क्या करना है, हमें बताना है कि हमारा जो एरर है, हमारे पास क्या हुआ है, 500 स्टेटस कोड बताएंगे हम कि जी हमारे पास मैसेज क्या है, इंटरनल सर्वर एरर। और वो एरर क्या है, आप क्या करोगे, ये जो एरर है, इस एरर में से आपने क्या कर दिया, मैसेज निकाल के सेंड कर दिया। ठीक है, ये वाली सारी डिटेल ऑलरेडी मैंने बताया कि रिस्पॉन्स कैसे हम अपना सेटअप कर रहे होते हैं। ओके, अभी अब मुझे क्या करना है, ये जो मैंने अपना मॉडल बनाया था, इस मॉडल को यूज करते हुए अपना डेटा फेच करना है डेटाबेस से। सो इट्स जस्ट वन लाइन गेम, और अभी देखना वो क्या है। हमने क्या किया, हमने अपना एक वेरिएबल लिखा, मैन्युअली टाइप कर देता हूँ, आप परेशान होंगे। मैंने लिखा जी कॉन्स, बल्कि कॉन्स को भी छोड़िए, मुझे क्या करना है, इस वाले इस मॉडल को यूज करना है। सिंपल क्या करेंगे जी, हम लिखेंगे जी ये जो मॉडल है इसके साथ फाइंड फंक्शन मुझे क्या करना है, एग्जीक्यूट करना है। नाउ यू शुड ट्राई टू अंडरस्टैंड द इम्पोर्टेंस ऑफ mongoose। ठीक है, आपने जो प्रीवियस लेक्चर्स आपने लिए, मैंने आपको मोंगोडीबी शेल मैंने आपसे के साथ डिस्कस किया। मैंने आपसे डिस्कस किया कि मोंगोडीबी शेल के ऊपर आप क्या करते हो, अपने ऑपरेशंस परफॉर्म करते हो। एक और चीज इंपॉर्टेंट है, मोंगोडीबी शेल और मोंगूज दो अलग अलग ड्राइवर है, इनमें थोड़े से डिफरेंसेस जरूर होंगे, लेकिन मोर और लेस 90-95% उनका पैटर्न सेम ही है। ठीक है, तो अगर आपको याद हो, मैंने कहा था यहाँ पे हम क्या करते हैं, यूज के साथ आपने कोई भी डेटाबेस सेलेक्ट कर ली। फॉर एग्जांपल मैंने ये वाली डेटाबेस सेलेक्ट कर ली। ओके, तो यहाँ पे लिखा हुआ है ये डेटाबेस स्विच हो गया। मुझे यहाँ पे कलेक्शंस देखनी है, तो मैंने कहा जी शो कलेक्शंस। अब मुझे क्या करना है, इस प्रोडक्ट्स का डेटा देखना है, तो मैं क्या कहता हूँ यहाँ पे सिंपल, ये प्रोडक्ट्स डॉट फाइंड। ठीक है, उप्स, सॉरी 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 सॉरी, मेरे पास जब ये डेटाबेस सेलेक्ट हो जाती है तो इसका रेफरेंस मेरे पास कहाँ, इस सारी डेटाबेस का रेफरेंस कहाँ आता है, डीबी के अंदर आता है। डीबी एक कीवर्ड है मोंगूश के लिए। ठीक है, अब इसके अंदर मैं यहाँ पे लिखूंगा जी प्रोडक्ट्स, और इस प्रोडक्ट्स के साथ क्या करता हूँ, फाइंड का फंक्शन एग्जीक्यूट कर रहा होता हूँ, और ये देखो ये सारा डेटा मेरे पास आ गया। और यही चीज आप यहाँ पे सेम पैटर्न के अंदर यूज कर रहे हो। आपका प्रोडक्ट्स क्या है, दरअसल आपका क्या है, एक मॉडल है, इसके साथ फंक्शन फाइंड का कॉल कीजिए, बट ऑब्वियसली इट विल टेक टाइम। ठीक है, तो अगेन आप प्रॉमिस के साथ यूज कर लो, यानी कि देन और कैच के साथ, या एसिंक अवेट के साथ यूज कर लो। तो मैं ये आपको अवेट के साथ यूज करना सिखा देता हूँ ताकि दोनों चीजों का आपको आइडिया हो। मैंने इसके शुरू में लिखा अवेट। जब भी आप किसी फंक्शन के अंदर अवेट यूज करते हो, उस फंक्शन को क्या होना चाहिए, एसिंक्रोनस होना चाहिए। सो इसी पर्पज के लिए इसके शुरू में मैंने क्या लिख दिया, एसिंक्रोनस लिया। अब क्या होगा, इस लाइन के ये वाली एग्जीक्यूशन होगी, इसका इसका जो भी रिस्पॉन्स आएगा वो यहाँ पे मैं अपने एक लोकल वेरिएबल के अंदर रख लिया। मैंने कहा क्या करो, ये रिक्वेस्ट सेंड करो, जो भी डेटा आए वो इस वेरिएबल में रखो, और मैंने कहा यहाँ से रिस्पॉन्स क्या कर दो, सेंड कर दो। अभी मैं इस तरह से रिस्पॉन्स सेंड नहीं करता, बल्कि मैं क्या करता हूँ, एक वेल स्ट्रक्चर्ड रिस्पॉन्स सेंड करता हूँ, लाइक इस तरह के रिस्पॉन्स डॉट स्टेटस 200। जेसन के अंदर मैसेज क्या चाहिए मुझे, कि प्रोडक्ट्स फेच सक्सेसफुली। डेटा के अंदर मैंने क्या से बताया, मेरी प्रोडक्ट्स हैं। एरर मैंने क्या सेटअप कर दिया, नल सेट कर दिया। ठीक है, अब आप क्या कर सकते हो, देखो ये वाला और ये वाला रिस्पॉन्स आपका मोर और लेस सेम ही होना चाहिए। कैसे, ये देखो मैसेज, ओके,
डेटा, अभी यहाँ पे आप क्या कर दो, अपना डेटा क्या कर दो, नल सेट कर लो, ताकि आप ये चीज, आपको ये एरर हैंडल करना क्या होंगे, आसान होंगे। इस वाले केस में देखो आपको एरर नल मिल रहा है, इस वाले में आपको डेटा नल मिल रहा है, तो जो भी रिस्पॉन्स होगा उस रिस्पॉन्स के लिहाज से आप अपने एरर इजीली हैंडल कर पा रहे हो। सो दैट्स ऑल। अच्छा सर, जो सिंक्रोनस और जो आपने लिखा अवेट, ये हम हर किसी के साथ यूज कर सकते हैं या जस्ट कुछ स्पेसिफिक फंक्शंस हैं जैसे देखिए, प्रॉमिस वाले हैं, जब भी जनरली हर जब किसी के भी साथ हर कर किसी, सकते हैं? आप या तो अगर आपको खुद से डिले कहीं क्रिएट करवाना है, आपको लगता है कि मैं जो रिक्वेस्ट सेंड कर रहा हूँ, जो मैं एग्जीक्यूशन कर रहा हूँ, उसको वहां पे टाइम लगेगा, इमिडिएटली रिजॉल्व नहीं हो रहा, उस चीज को फिर हम प्रोमिसेस की मदद से हैंडल करते हैं। देखो, एसिंक अवेट और प्रोमिसेस एक ही चीज का नाम है कि आपने रिक्वेस्ट सेंड की, रिक्वेस्ट इमीडिएटली एग्जीक्यूट नहीं होगी, इट विल टेक टाइम, और उसके बाद आपको रिस्पॉन्स आएगा। अब उस चीज को हैंडल करने के दो मेथड्स हैं, या ये आपका जो मेथड हमने यूज किया, देन कैच वाला, ठीक है जी, ये प्रॉमिस है, ये आपका प्रॉमिस है देन कैच वाला, ठीक है। और ये जो आप एसिंक वेट के साथ यूज करो, अगेन ये आप एक प्रॉमिस ही, ये वाला फंक्शन आपको प्रॉमिस रिटर्न करेगा, और उस प्रॉमिस के लिए आप वेट करेंगे कि वो रिजॉल्व, जब वो रिजॉल्व हो जाएगा तो वो उसका रिस्पॉन्स कहाँ रखवा देगा, प्रोडक्ट्स के अंदर रखवा देगा, और वो हमने यहाँ पे देख लिया, ठीक है। सर एक फॉर एग्जांपल मैं बहुत बड़ी एक अरे लेता हूँ और उसका सम कर रहा हूँ, तो उसके अंदर प्रोसेस के अंदर मुझे तो पता है कि ये इसके लिए सेकंड्स का काम है, हो जाएगा, सम कर देगा, पर तब हम क्या ये अवेट इसके साथ यूज करना प्रेफर करेंगे या नहीं? नहीं, बेसिक तो लेकिन डेटा है। लेकिन लेकिन अगर आप समझें कि वो 2 बिलियन आपके पास डेटा है, और उस 2 बिलियन रिकॉर्ड्स, यानी कोई कोई एक अरे है जिसमें 2 बिलियंस का आइटम्स पड़े हैं, तो क्या वो 1 सेकंड के अंदर इमीडिएटली रिस्पॉन्स आएगा? वेट करना पड़ेगा उसके लिए। एग्जैक्टली एग्जैक्टली। तो उस फंक्शन को आपको एज ए प्रॉमिस क्या करना पड़ेगा, हैंडल करना पड़ेगा। और उसकी एक और रीजन भी है, आप अपनी कोड की एग्जीक्यूशन को ब्लॉक नहीं करना चाह रहे, आप ये नहीं चाह रहे कि यार मेरा जब तक ये रिस्पॉन्स ना आए आगे कोई और टास्क परफॉर्म ना हो, कोई और एग्जीक्यूशन ना हो, आप इस चीज को होल्ड नहीं करना चाह रहे, इसीलिए आप क्या यूज करते हो, प्रोमिसेस को हैंडल करते हो, ठीक है। ओके, लो जी, ओके। हमने हमने क्या किया जी, अपना कोड बेस सेटअप कर लिया। आइए अपने पोस्टमैन की तरफ, और इनफैक्ट अब मैं क्या करता हूँ, टॉप के ऊपर ये जो प्रोडक्ट्स मैंने इंपोर्ट किया था, इनफैक्ट मैं इस वाली ये वाली इंपोर्ट क्या करता हूँ, खत्म करता हूँ, कि मेरी जो प्रोडक्ट्स हैं, अब वो प्रोडक्ट्स मेरी इस लोकल फाइल से इंपोर्ट ना हो। तो ये जो मेरी स्लैश प्रोडक्ट्स है, इस राउट के अंदर ये जो मैं प्रोडक्ट रिटर्न करवा रहा हूँ, ये डेटा कहाँ से आएगा, इस डेटाबेस से आएगा। सो जाइए और प्रोडक्ट्स का रिक्वेस्ट सेंड कीजिए, और गौर से देखिए 200 ओके, मैसेज क्या है, प्रोडक्ट्स फेच्ड सक्सेसफुली। लेकिन डेटा गौर से देखें, अगर अगर आप देख सकते हो, मैं इसको मजीद जूम कर देता हूँ, डेटा आपके पास एक एम्प्टी अरे है, और एरर क्या है, नल है, ठीक है। अब इस बात का क्या मतलब है, दैट मीन्स कि आपकी जो एग्जीक्यूशन है वो सक्सेसफुली हो चुकी है, ठीक है। आपकी आपकी आपने जो रिक्वेस्ट सेंड की, उसका ये रिस्पॉन्स है 200 ओके स्टेटस कोड के साथ, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन आप कह रहे हो कि डेटा एम्प्टी अरे क्यों है, नाउ यू हैव टू फिगर आउट एन अदर साइड, और वो क्या है, अपने डेटाबेस लिखो, कौन सी है, बैकएंड एपीआई डीबी एनएक्सबी डेव, अपने इस सर्वर के ऊपर आइए, और इसको जरा मैं रिफ्रेश कर लेता हूँ, यहाँ पे राइट क्लिक किया, और रिफ्रेश का कहीं ऑप्शन हुआ, ओके, यहाँ पे शायद कहाँ है भाई, एक मिनट जी, रिफ्रेश डेटाबेसेस, और गौर से देखो, बैकएंड अंडरस्कोर एपीआई अंडरस्कोर डीबी अंडरस्कोर नेक्स्ट नेक्स्ट भी डेटाबेस क्रिएट हो गई, इसके अंदर प्रोडक्ट्स के नाम की कलेक्शन क्रिएट हो गई, और इसके अंदर कोई डेटा नहीं है, इस वजह से डेटा नहीं मिल रहा आपको, इस वजह से आपको एम्प्टी अरे रिटर्न हो रही है। ओके, अभी के लिए मैं क्या करता हूँ,
इसके अंदर क्या करता हूँ, एक सैंपल डेटा हम रख लेते हैं। ओके, ओके, मेरे पास जी प्रोडक्ट्स डॉट जेसन मैंने फाइल यहाँ पे रखी, मैंने इंपोर्ट किया। अब गौर से देखो, मेरे पास डेटा इसके अंदर आ गया। ठीक है, इस प्रोडक्ट्स के अंदर मैंने डेटा रख लिया, ये मेरा मॉक डेटा सैंपल डेटा है। और अब आइए जरा अपने पास यहाँ पे रिक्वेस्ट सेंड कीजिए, एंड नाउ यू कैन सी हियर द डिटेल्स कि आपके पास आपके इस डेटा, जो आपने डेटाबेस से डेटा फेच किया, आपके पास एग्जैक्टली वो डेटा मिल गया। ठीक है, ये रेटिंग, देन आईडी, और ये जाहिर है अभी ये आईडी अवेलेबल डेटाबेस में था, टाइटल, प्राइस, डिस्क्रिप्शन, कैटेगरी, इमेज, और ये आपका एक ऑब्जेक्ट कंप्लीट हुआ। उसके बाद आपके पास ये दूसरा ऑब्जेक्ट, सो आपका डेटा फेच होना स्टार्ट हो गया। अब अगर आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए ये वाला पहला डॉक्यूमेंट, जो ये कोई फोल्ड सैक नंबर 1 बैकपैक इन लैपटॉप है, जिसकी आईडी 1 है, या जिसकी आईडी ये है मोंगोडीबी आईडी, मैं क्या करता हूँ, इसको डिलीट कर देता हूँ। अब ये डेटाबेस सर्वर से डिलीट हो गया है। अब यहाँ पे अपने पोस्टमैन से आप रिक्वेस्ट सेंड करो, आप गौर से देखो, आपको आईडी 2 के साथ डेटा मिल रहा है, वो वाला डेटा नहीं मिल रहा जो आप पहले फेच कर रहे थे। सो आपका डेटा एक्चुअल डेटाबेस से आ रहा है, ये डेटा आपने एक्चुअल डेटाबेस से फेच करना स्टार्ट कर लिया। ठीक है जी, जी सर। ओके, ओके, सो चलते हैं इससे आगे की तरफ। अभी के लिए अगर फॉर सपोज मैं इसको जानबूझ के मैंने प्रोडक्ट कर दिया, और लो जी मैंने सेव किया, मेरा कोड एग्जीक्यूट हो गया, मेरे पास सर्वर कनेक्ट हो गया, डेटाबेस के साथ कनेक्ट हो गए। इधर आइए, रिक्वेस्ट सेंड कीजिए, एंड नाउ यू कैन सी हियर 500 इंटरनल सर्वर एरर मैसेज। ओके, और एरर के अंदर देखो, प्रोडक्ट इज नॉट डिफाइंड। ठीक है, अब आप शायद समझ पा रहे होंगे कि मैंने ट्राई कैच क्यों लिखवाया था। ठीक है, जी कि सर। ये वाली लाइन के अंदर प्रॉब्लम हुआ, ऑटोमेटिकली मेरा क्या हुआ, कंट्रोल यहां से ट्रांसफर हुआ कैच ब्लॉक के अंदर आए, और यहां पे उसने एरर हैंडल कर लिया। फाइन, ओके, सो वी आर डन विद दिस पार्ट। हमने प्रोडक्ट सारी फेच करना सीख ली। आइए किसी एक प्रोडक्ट को कैसे फेच करेंगे उसकी तरफ बात करते हैं। आपने लास्ट टाइम यूआरएल के अंदर से पैरामीटर निकालना सीख लिए थे। ओके, इसी वाले कोड को मैं क्या कर लेता हूं, मैंने कट किया, और स्टैंडर्ड ऑपरेशन क्या करेंगे जी, ट्राई कैच सेटअप करना है, और अगेन कैच के अंदर आपको क्या करना है, अपना एरर सेटअप करने हैं। आपने एरर सेटअप कर लिया, इसके अंदर आपने वो भी कोड रख लिया, क्या जी, कि आपने आईडी, अपने पैरामीटर्स में से आपने आईडी निकाल ली। ओके, आईडी निकालने के बाद अब आपको क्या करनी है, प्रोडक्ट को फाइंड करना है। तो मैंने कहा जी कॉस प्रोडक्ट इक्वल टू, मैं क्या लिखूंगा, अवेट, मेरे मॉडल का नाम प्रोडक्ट्स, प्रोडक्ट्स डॉट। अब अगर आपने क्या किया है, आपने फंक्शन पढ़े हुए हैं, आपने अगर मोंगो डेटाबेस को अच्छे से पढ़ा हुआ है, तो आप देख सकते हो कि फाइंड बाय आईडी फंक्शन भी मौजूद है। देयर आर लॉट ऑफ फंक्शंस। ये एरर मुझे जाहिर है एसिंक का दे रहा है, मैं यहाँ पे कहता हूँ एसिंक लिख लेता हूँ। ओके, अब यहाँ पे प्रोडक्ट्स के साथ आपको काफी सारे फंक्शन मिलेंगे। आइदर इट कुड बी अ फाइंड बाय आईडी, फाइंड वन, ये कुछ भी हो सकता है जो आपने यूज किया, लेकिन ये फंक्शन आपको एग्जैक्टली कहाँ से मिलेगी, इसके लिए आप क्या करोगे, अपनी ये वाली डॉक्यूमेंटेशन पढ़ोगे। ठीक है, अब अगेन डॉक्यूमेंटेशन को साथ के साथ अब अगर आप खंगालना स्टार्ट करें, तो आप देख सकते हो कि ये उसने एसिंक अवेट मोड में डेटाबेस का कनेक्शन बनाया हुआ है। ओके, उसने क्या किया, स्कीमा सेटअप किया, उसने मॉडल सेटअप किया। ओके, और उसके बाद ये खैर स्पीक और सेव, ये पहले डेटा ना सेव करने की बात करें, मैंने वो अभी सेव करना नहीं था। ये फाइंड वाला देखिए, फाइंड वाला ऑपरेशन आप परफॉर्म कर चुके हो। ओके, सो यू आर डन विद दिस पार्ट। अब मैं यहाँ पे सर्च कर लेता हूँ फाइंड, और यहाँ से गौर से देखना, फाइंड से एसोसिएटेड आपके पास जो जो एपीआई है, जो जो डेटा है, वो यहाँ पे आपको सारे फंक्शन मिल जाएंगे। अब यहाँ पे आप देख सकते हो ये चीज, आप क्या कर सकते हो, फाइंड का फंक्शन,
एम्प्टी अरे के साथ चला एम्प्टी ऑब्जेक्ट के साथ चला रहे हो, ये क्या करेगा, सारे डॉक्यूमेंट्स फाइंड कर लेगा। अब आगे इसके साथ क्या है, ये छोटी छोटी ये आपके पैरामीटर्स हैं, ये सारी वो डिटेल्स हैं जो मोवूश के अंदर हमने डिस्कस की थी कि जी आपके पर्टिकुलरली किस तरह से किसी एक डॉक्यूमेंट को अगर फाइंड करना चाह रहे हो उसके लिए क्राइटेरिया क्या होगा, आपको ऑब्जेक्ट कैसे यूज करना है। सो ये सारी की सारी डिटेल्स हैं। फाइंड बाय आईडी फंक्शन है, ये कैसे यूज हो सकता है, आप इसे आईडी मोंगो डीबी की आईडी पास करोगे, ये वो लेगा। ठीक है, आपके पास फाइंड बाय आईडी एंड अपडेट के फंक्शन है, फाइंड से रेलेवेंट जितने भी फंक्शंस हैं वो आपको इस पेज के अंदर मिल जाएंगे। फाइंड वन फंक्शन है, जाहिर है फाइंड वन फंक्शन को जस्ट आप एक क्राइटेरिया बताते हो कि आप क्या फाइंड करने जा रहे हो। सो हियर वी गो, वी कैन यूज वट एवर वी वांट, इधर आप क्या यूज करें, फाइंड बाय आईडी यूज करना चाहें आप ये यूज कर लीजिए। मैंने कहा जी फाइंड बाय आईडी और मैंने इसे आईडी पास कर दी फाइन। और अगेन अब मैं क्या करता हूँ, इसका ये वाला जो रिस्पॉन्स है, रिस्पॉन्स में प्रीवियस वाले ही जो मेरा पास स्ट्रक्चर था उसी लिहाज से सेटअप करूंगा। ये वाला मैंने कॉपी कर लिया यहाँ पे, मैंने कहा जी मैसेज डेटा, ठीक है, डेटा फाउंड, ठीक है, या डेटा फेच्ड, ठीक है, सक्सेसफुली। और डेटा क्या है, अब यहाँ पे मैं डेटा क्या पास कर दूंगा, प्रोडक्ट पास कर दूंगा। और एरर में ऑब्वियसली क्या कर दूंगा, यहाँ से नल सेटअप कर देता हूँ, एंड दैट्स ऑल। ठीक है, तो सेम उसी पैटर्न, तो जस्ट मैंने एक फंक्शन ही चेंज किया है और कुछ चेंज नहीं किया, तो जी सेव कर दिया। ओके, एंड हियर वी गो। अब ये वाली एक रिक्वेस्ट थी, इस रिक्वेस्ट को मैं यहाँ पे डुप्लीकेट बना लेता हूँ। और यहाँ पे अब चूंकि ऑब्वियसली मुझे क्या करना है, प्रोडक्ट्स तो मुझे यूज करनी है, अब यहाँ पे मुझे कोई ना कोई आईडी पास करना है। मैं यहाँ से क्या करता हूँ, ये आईडी मैंने उठाई, मैंने कॉटन जैकेट की, ये मैंने पैरामीटर के अंदर पास की, ये रिक्वेस्ट सेंड की। ओके, और यहाँ पे देखो क्या हुआ। हाँ जी, जी सर, ओके है अभी तक तो। अभी तक ओके नहीं है। 500 इंटरनल सर्वर एरर है, स्टेटस कोड। और साथ में देखो डेटा फेच सक्सेसफुली, और डेटा के अंदर ऑब्जेक्ट मिल रहा है। अब जरा गौर, रिस्पॉन्स कोड एग्जैक्टली मैंने यहाँ पे जो अपना स्टेटस कोड था वो मिस्टेकली मैंने क्या लिखा था, 500 लिखा था। ठीक है, सो यू शुड अंडरस्टैंड के प्रॉब्लम्स क्या क्या आ रहे हैं। तो रिक्वेस्ट सेंड की 200 ओके का रिस्पॉन्स, आपका मैसेज और डेटा। ऑब्वियसली अब आपको पता है कि ये जो फाइंड बाय आईडी है ये क्या करता है, एक एक डॉक्यूमेंट को फिगर आउट कर रहा होता है। तो इसने उस आईडी से डॉक्यूमेंट फाइंड किया और एज एन ऑब्जेक्ट क्या कर दिया, आपको रिटर्न कर दिया। तो अभी इस केस में आपको क्या कर रहा है, एक ऑब्जेक्ट मिल रहा है, जबकि प्रीवियस केस के अंदर आपको क्या मिल रहा था, एक अरे मिल रही थी। फाइन, ओके। अभी के लिए थोड़ी सी छेड़छाड़ करते हैं कि इमेजिन कीजिए ये जो मेरा यूआरआई है, ये जो मेरा पैरामीटर है, इस पैरामीटर के अंदर ये जो पैरामीटर था जो मेरी मोंगोडीबी आईडी थी, ये मैंने छेड़ी। अब देखो अब क्या हुआ, डेटा क्या है, नल। डाटा नल। अब आप इस चीज का ट्रैक कर सकते हो कि आपके पास अगर डेटा नल है, ठीक है, तो आप बता सकते हो पॉसिबल है कि आपके पास इस आईडी के अगेंस्ट डेटा एग्जिस्ट नहीं कर सकता, नहीं कर रहा। तो इस चीज को भी आप हैंडल कर सकते हो कैसे जी, बहुत ही सिंपल है। अगर आपने कहा इफ कि आपके पास क्या है जी, आपका जो क्या है, प्रोडक्ट आपका ट्रू नहीं है, तो आपने क्या दिया, 404 प्रोडक्ट नॉट फाउंड, डेटा नल और एरर। अगेन एरर के अंदर आप यहाँ पे बता सकते हो कि प्रोडक्ट डज नॉट, बेसिकली अभी एरर तो नहीं है, अभी के लिए एरर नहीं है, याद रखना। ये जो प्रोडक्ट आपका क्योंकि एग्जीक्यूशन सक्सेसफुली हुई है, उस आईडी के अगेंस्ट डेटा नहीं है, इसलिए हमने डेटा नल करके हमने एरर भी नल सेंड कर दिया और मैसेज हमने क्या बता दिया, नॉट फाउंड का। लेकिन यहाँ पे आपको एक बात और समझने की जरूरत है कि इस इफ के अंदर मैंने ये जो रिस्पॉन्स सेंड किया, इसके शुरू में मैंने रिटर्न लिखा है। अभी के लिए मैं रिटर्न निकाल देता हूँ, तो यूं समझो कि ये वाला रिस्पॉन्स और ये वाला रिस्पॉन्स है,
होगा क्या, ये वाली कंडीशन ट्रू होगी, ये वाला रिस्पॉन्स सेंड करेगा। रिस्पॉन्स सेंड करने का मतलब ये है कि एग्जीक्यूशन कंप्लीट हुई है और यहां से मेरा कंट्रोल ट्रांसफर हो गया, सर्वर से मेरा कंट्रोल क्लाइंट की तरफ चला गया। और इस इफ के बाद ऑब्वियसली लाइन नंबर 77 के ऊपर आएगा और दोबारा रिस्पॉन्स सेंड करने की कोशिश होगी, जबकि रिस्पॉन्स आप ऑलरेडी सेंड कर चुके हो। आपने लाइन नंबर 70 के बाद रिस्पॉन्स सेंड कर दिया, अब आप दोबारा रिस्पॉन्स सेंड करने की कोशिश करो तो आपके पास एरर आएगा। लो जी, मैंने सेव किया और अभी गौर से देखते हैं मैंने पहले क्या किया जी, इस वाली रिक्वेस्ट को सेंड किया 404 नॉट फाउंड, प्रोडक्ट नॉट फाउंड, डेटा नल, एरर नल। और अपने सर्वर के गौर से देखो, आपके पास सर्वर क्रैश कर रहा है, एरर आ रहा है, कैन नॉट सेंड हेडर्स आफ्टर दे आर सेंड टू द क्लाइंट। आपने क्लाइंट को रिस्पॉन्स सेंड कर दिया है और उसके बाद दोबारा आप हेडर्स मॉडिफाई करने की कोशिश कर रहे हो, दोबारा हेडर्स सेट करने की कोशिश कर रहे हो, व्हिच इज नॉट पॉसिबल। सो फॉर दैट पर्पस इस एरर से बचने के लिए या तो आप इफ एल्स लगाओ कि भैया क्या अगर ये वाला इफ ट्रू हो जाए तो ये वाला रिस्पॉन्स सेंड हो, नहीं तो ये वाला सेंड हो। उस सारे चक्कर से बचने के लिए हम आसान क्या करते हैं जी, यहाँ पे क्या यूज कर लेते हैं, रिटर्न यूज कर लेते हैं। लो जी, मैंने सेव किया, मैंने रिक्वेस्ट सेंड की, एग्जीक्यूशन कंप्लीट हुई और ये देखो अभी मेरे पास कोई एरर नहीं है। ठीक है जी, हाँ जी, जी सर। ओके ओके। आइए जरा इसी के साथ थोड़ी और छेड़छाड़ करते हैं। आईडी थी, इस आईडी के अंदर मैंने अभी के लिए क्या किया, जस्ट माइनर चेंजेस किए। लेट्स सपोज मैंने कुछ ये आईडी के अंदर लिख दिया और मैंने की रिक्वेस्ट सेंड और एरर देखो जी। इफ यू रिमेंबर वी ऑलरेडी ये डिस्कस तो सर्वर से नहीं है। एग्जैक्टली, एक्सेप्शन रेज हो रही है, सर्वर एरर आ रहा है। उसकी रीजन ये है कि ये जो पैरामीटर है, ये जो आपने पैरामीटर पास किया, ये पैरामीटर वो क्या करता है, एज ए मोंगोडीबी आईडी हैंडल कर रहा होता है। तो आपने क्या की, आईडी रिसीव की, अब वो आईडी आप यहाँ पे इसको पास कर रहे हो, लेकिन वो आईडी वैलिड है ही नहीं। अब वो वैलिड आईडी से क्या मुराद है, आपको याद होगा कि मैंने कहा था कि जो मोंगो डेटाबेस का आईडी है वो दरअसल बेसन के अंदर एक इनक्रिप्टेड हेक्साडेसिमल आईडी होती है, अंडरस्कोर आईडी इन मोंगो डीबी। कॉल आईडी। तो अभी के लिए ये जो आईडी वाला फील्ड है, ये जो ऑब्जेक्ट आईडी है, ये वैलिड नहीं है। ठीक है, अभी क्यों, क्योंकि ये वैलिड बेसन आईडी नहीं बन रही, ये ऑब्जेक्ट आईडी नहीं बन रही। अगर जब आप यहाँ पे आओ ना, ये इसको मॉडिफाई करो, ऑब्जेक्ट आईडी itself एक डेटा टाइप है। तो ये वाला जो डेटा है, ये जो भी मैं यहाँ से पास कर रहा था पोस्टमैन से, ये ऑब्जेक्ट आईडी में कास्ट नहीं हो रहा, कन्वर्ट नहीं हो रहा, इसलिए उसने एरर दे दिया। सो वी नीड टू रीचेक। हमें क्या करना है, यहाँ पे इस आईडी को इनफैक्ट क्या करना है, वैलिडेट करना है कि क्या ये मेरी आईडी वैलिड है या नहीं। सो उस पर्पज के लिए यहाँ पे आप क्या करते हो, एक और कंडीशन अप्लाई कर सकते हो। वो क्या कर सकते हो, आप क्या करें जी, मोंगूस के अंदर ये जो मोंगूस है, आप लिखिए जी मोंगूस डॉट। अब इसके अंदर ये मल्टीपल फंक्शन है, आप डिफरेंट तरीके से आप यूज कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल मैं कहता हूँ जी मोंगूस के साथ डॉट, मेरे पास क्या है जी, टाइप्स है जी। टाइप्स के अंदर क्या है जी, एक ऑब्जेक्ट आईडी है, इस ऑब्जेक्ट आईडी के अंदर इज वैलिड फंक्शन है जी। इसको मैंने क्या किया जी, आईडी पास की, आईडी। ठीक है, और मैं कहता हूं कि अगर ये ट्रू नहीं है तो मुझे यहाँ से क्या करना है जी, रिस्पॉन्स सेंड करवा देना है। मैं अगेन रिटर्न के साथ मैंने कहा जी, और अब स्टेटस कोड क्या है, 400। इफ यू रिमेंबर, ये बैड रिक्वेस्ट का स्टेटस कोड होता है। मैंने कहा जी इनवैलिड प्रोडक्ट आईडी और डेटा नल, अगेन एरर नल। लेकिन अगर ये वैलिड आईडी है तो फिर उसके बाद आगे वाला काम एग्जीक्यूट करो। सो हियर वी गो। 400 bad request, invalid product ID, null null। ओके, इट मीन्स कि आप ये स्ट्रक्चरल ही प्रॉब्लम है, ये आपकी आईडी वैलिड नहीं थी। ओके, अभी मैंने ये रिक्वेस्ट सेंड की,
ठीक है, वो अगेन क्या कहता है जी, ये इनवैलिड आईडी सेंड कीजिए। अब देखो, अब ये वाली जो आईडी है ये वैलिड है, लेकिन डेटाबेस में इसके अगेंस्ट डेटा एग्जिस्ट नहीं कर रहा, इसलिए हमने कह दिया 404। ठीक है जी, ओके। ये जो जी आईडी सर। आपने लिखी हुई है वहां पे मैच कराने के लिए सर, उसका अंडरस्कोर आईडी और इसके दरमियान डिफरेंस कैसे करेंगे? किसमें? क्योंकि वहां पे दो आईडी, एक थी अंडरस्कोर आईडी और एक थी सिंपल आईडी। अब यहाँ पे जो हमने टारगेट किया है फैच करवाने के लिए वो तो आईडी लिखा है, अब कैसे पता लगे इन दोनों के दरमियान डिफरेंस? इस चीज के लिए मोंगो डेटाबेस पढ़ने की जरूरत है आपको। ये वाला जो फाइंड बाय आईडी है, ये हमेशा अपने अपने अंडरस्कोर आईडी फील्ड की बात कर रहा है। ये हमेशा इसको ट्रीट करेगा, उसे इस आईडी से कोई लेना देना नहीं है, इसे उस चीज का नहीं पता। अगर मैं आपको कहूं, ये जो फाइंड बाय आईडी है, इसको इसका डायरेक्ट मतलब ये है, मैं लिखता हूँ, इसको मैं कमेंट कर देता हूँ, और मैं यहाँ पे लिखता हूँ कॉन्स प्रोडक्ट, और मैं फाइंड बाय आईडी नहीं, दरअसल मैं लिखता हूँ फाइंड वन, और फाइंड वन के साथ मैं अपना क्राइटेरिया सेटअप करता हूँ। इनफैक्ट ये चीज हो रही है। अब ओके। फाइंड वन के अंदर आप अपना कोई भी पैरामीटर रख सकते हो, कोई भी फील्ड रख सकते हो, ठीक है। लेकिन फाइंड बाय आईडी एक्सप्लिसिटली खुद डायरेक्ट इस चीज को अंडरस्टैंड करता है कि जो भी मुझे आईडी मिलेगी मैं उसको हमेशा अंडरस्कोर आईडी के तौर पे ट्रीट करूंगा। ठीक है, सही हो गया सर। जी सर, थैंक यू। okay, okay, so we are done with this part, it's working just perfectly। okay, मैंने ये आईडी उठाया और यहाँ पे मैंने ये रिक्वेस्ट सेंड की, तो मेरे पास डेटा आ गया। इसके बाद मैंने छेड़छाड़ की, अगर मेरी मेलफॉर्म्ड आईडी है तो मुझे 400 बैड रिक्वेस्ट दे दी। ठीक है, लेकिन अगर मेरे पास लेट्स से आईडी वैलिड है लेकिन उसके पास डेटा नहीं है, तो उसने मुझे प्रॉपर एरर्स थ्रो करना स्टार्ट कर। ओके, ओके, सो वी आर डन विद दिस पार्ट। क्विकली इसको आगे लेके चलते हैं। जैसे मैंने अभी गौर से देखना है, ये यही वाला जो कोड मैंने लिखा, क्या भला, किसी एक प्रोडक्ट की डिटेल को गेट करने के लिए सेम यही वाला कोड मेरा एज इट इज यूज होगा कहाँ भला, प्रोडक्ट को डिलीट करने के लिए। लीजिए, मैंने कॉपी किया एज इट इज, डिलीट की रिक्वेस्ट में आए, ये देखिए वही काम कि आपको आईडी लेना है, आईडी को वैलिडेट करना है, ईच एंड एवरीथिंग। फिलहाल के लिए मैंने क्या किया, जस्ट उसको एज इट इज इसके साथ रिप्लेस कर दिया। आई गेस वी हैव एक्सेप्शन, हाँ वो जाहिर है क्या जी, अवेट की। ठीक है, तो आपने इस फंक्शन को क्या करना है, ए सिंक्रोनस बनाना है। तो अभी गौर से अब लाइन बाय लाइन पढ़ो। डिलीट की रिक्वेस्ट में हमने क्या किया जी, हमने आईडी रिसीव की, चेक किया कि आईडी मेरी वैलिड ऑब्जेक्ट आईडी है या नहीं, और उसके बाद अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, अब हम यहाँ पे अपना डिलीट का फंक्शन चलाएंगे। ठीक है, अब डिलीट, अगर आप इसकी डॉक्यूमेंटेशन मूव्स वाली पढ़ो, मेरे यहाँ पे अभी ये फाइंड वन एंड डिलीट ये भी चला सकते हो, आप फाइंड बाय आईडी एंड डिलीट भी चला सकते हो। ठीक है, फाइंड बाय आईडी एंड डिलीट, सो इट्स जस्ट योर चॉइस, ये आपकी अंडरस्टैंडिंग है। तो मैंने यहाँ पे रखा फाइंड बाय आईडी एंड, सॉरी नॉट अपडेट, मुझे अपडेट नहीं चलाना बल्कि यहाँ पे डिलीट चलाना है। फाइंड बाय आईडी एंड डिलीट, ये लो। ठीक है, ये सारे फंक्शंस यहाँ पे पड़े हैं, इसके ऊपर दो। तो आप वो क्या कहते हैं, मुझे क्या पास करो, सिर्फ डिलीट, मुझे आईडी पास करो, मैं क्या करूँगा, डिलीट कर दूंगा। लो, तो आईडी पास कर दी। ओके, अगेन मैंने कहा अगर ये प्रोडक्ट ट्रू नहीं है तो कह दो प्रोडक्ट नॉट फाउंड। लेकिन अगर बस इतनी सी बात है, अगर ये इस वाले केस में नहीं आया तो क्या करे जी, ये 200 ओके, और डेटा डेटा डिलीटेड सक्सेसफुली, और प्रोडक्ट के डेटा के अंदर प्रोडक्ट एज इट इज रिटर्न कर दे। लो जी, इधर आ जाइए। मैंने यही वाली आईडी उठाई, मेंस कैजुअल प्रीमियम वाली, एंड हियर वी गो। तो यहाँ पे मैंने पास की, ये मेरा डेटा फैच हो गया, दैट्स ग्रेट। और मैं इसे अगेन प्रोडक्ट्स का नाम से ही लिखता हूँ, या आप इसको सिंगल प्रोडक्ट लिख लो, प्रोडक्ट प्रोडक्ट लिख लेता हूँ मैं। ठीक है, ताकि डिफरेंशिएट हो जाए। मैं इसकी क्या कर लेता हूँ, डुप्लीकेट बना लेता हूँ। लो जी, और मैंने इसका वर्ब डिलीट सेट किया, यहाँ पे आईडी मेरी वही सेम है, और मैं इसको
प्रोडक्ट्स ही लिख देता हूँ, ठीक है। और लीजिए रिक्वेस्ट सेंड कीजिए एंड नाउ यू कैन सी हियर द रिस्पॉन्स 200। ओके, डेटा डिलीटेड सक्सेसफुली और डेटा के अंदर आपके पास पूरी की पूरी प्रोडक्ट है। अब अगर आप अपनी इस सिंगल प्रोडक्ट को गेट करने की रिक्वेस्ट दोबारा चलाओ 404 प्रोडक्ट नॉट फाउंड, आपकी प्रोडक्ट एग्जिस्ट ही नहीं करती इसके अगेंस्ट। और अब अगर मैं इसी वाली डिलीट की रिक्वेस्ट को अगेन दोबारा चलाऊं तो अच्छा, अब इस वाले केस के अंदर ये क्या हो रहा है, ये तो ये तो डिलीट करता जा रहा है। एक मिनट इसको देखते हैं क्या है। ओके, प्रोडक्ट से ये डिलीट कर रहा है, फाइन। आई गेस हमने फंक्शन को, जी हमने फंक्शन को सही अंडरस्टैंड नहीं किया, ठीक है। फाइंड बाय आईडी एंड डिलीट, किधर गया, फाइंड वन एंड डिलीट, फाइंड वन एंड डिलीट, फाइंड वन एंड डिलीट। हमें फाइंड बाय आईडी एंड डिलीट करना था, फाइंड वन एंड डिलीट नहीं करना, ठीक है। फाइंड वन एंड डिलीट क्या कर रहा है, चूंकि आपने आईडी पास की है, आईडी पास करने का मतलब, अगर आप ये थोड़ा सा इस फंक्शन को अंडरस्टैंड करने की जरूरत है, इसकी डॉक्यूमेंटेशन पढ़ने की जरूरत है, बताता हूँ कैसे। फाइंड वन एंड डिलीट क्या करता है जी, ये वो कहता है इज अ शॉर्ट हैंड फॉर दिस, समझो। फाइंड बाय आईडी एंड डिलीट, अब जरा गौर से देखो, फाइंड बाय आईडी एंड डिलीट क्या करेगा, इस आईडी को स्ट्रिक्टली आईडी से मैच करेगा। फाइंड वन क्या कर रहा है, उसे आईडी से मैच ही नहीं कर रहा, ठीक है, क्योंकि आपने वहां पे आईडी आपने बताया ही नहीं कि किस फील्ड के साथ मैप करना है, ठीक है। सो अगेन, तो क्या हुआ, फाइंड बाय आईडी एंड डिलीट हमने कहा कि जी इसको और अब इसको एग्जीक्यूट करते हैं। अब देखो, अब उसने 404 दिया क्योंकि इस आईडी के अगेंस्ट डेटा ऑलरेडी डिलीट हो चुका है, ठीक है। आसानी के लिए अभी ये वाली लास्ट आइटम है, मैंने ये उठाया, मैंने यहाँ पे इसे गेट किया, ठीक है, डेटा मौजूद है, यहाँ पे मैंने पास किया, डेटा मेरा डिलीट हो गया, मैंने दोबारा रिक्वेस्ट चलाई, प्रोडक्ट नॉट फाउंड। डिलीट की रिक्वेस्ट भी मुझे बता रही है कि इसके अंदर डेटा नहीं है डिलीट करने के लिए। और यहाँ से अगर गेट रिक्वेस्ट चलाऊं, नाउ यू कैन सी हियर मेरे पास कोई प्रोडक्ट है ही नहीं जो मैं इस आईडी के अगेंस्ट। और अगर मैं सारी प्रोडक्ट्स की रिक्वेस्ट, सारी प्रोडक्ट्स गेट करूं 200, ओके, डेटा के अंदर क्या है मेरे पास, एम्प्टी अरे है, ठीक है जी। जी सर। जी सर। ओके ओके, सो हमने डेटा डिलीट करना भी देख लिया। चलिए इसी को यूज करते हुए आगे हम क्या करते हैं, अभी अपनी डेटा, पहले अभी हम डेटा क्रिएट करने की बात करते हैं। पहले डेटा कैसे क्रिएट होगा, मुझे नया डेटा कैसे क्रिएट करना है। आपने सर आईडी लिखा हुआ है कॉलन आईडी के साथ, सर ये जो है जस्ट यूआरएल के लिए आईडी एक्सेस की हम फेच करने के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं, या फिर हम इसको फॉर्म के जरिए भी जब भेजेंगे तो आईडी इस तरह अगर हम गेट पास करवाएंगे तो ये इसी तरह रिसीव हो जाएगा। अगेन दोबारा पूछिए। सर ये जो आईडी है, ये जो फॉर्मेट आपने बताया हाँ जी रिसीव करने हाँ का जी डाटा, हाँ जी, सर ये यूआरएल बेस के लिए है खाली, या फिर एग्जैक्टली फॉर्म के अंदर यूआरएल भी? के लिए, ये यूआरएल के लिए, ये ठीक है, यूआरएल के अंदर, ये यूआरएल का पार्ट है ना, पैरामीटर्स है। पैरामीटर्स हमेशा आप ओके। देखिए यहाँ पे बनते हैं। इस पैरामीटर का मतलब एग्जैक्टली सेम है जैसे आप फेक स्टोर के साथ देख रहे थे कि ये स्लैश प्रोडक्ट्स है, स्लैश के साथ वन हिट कर आपका ये वाला एपीआई एंड ऐसे होगा तो ये वाली रिक्वेस्ट हिट होगी, ठीक है। ओके ये ओके ये फॉर्म का पार्ट नहीं है। अब आइए अगली बात की ठीक। तरफ कि अगर मुझे डेटा क्रिएट करना है, डेटा आप सारे पैरामीटर्स इस तरह से यूआरएल में नहीं दे सकते। तो मैंने लास्ट टाइम आपको बताया था कि आप क्या करते हो, बॉडी के अंदर डेटा सेंड करते हो।
जो आप फॉर्म में सेंड करते हो जी कि आपके फ्रंट एंड एप्लीकेशन के अंदर आपकी जो भी चाहे मोबाइल ऐप हो चाहे कोई भी वेब ऐप हो, उसके अंदर आपने एक फॉर्म डिजाइन किया हुआ है। आप बॉडी के अंदर जो डेटा सेंड कर रहे हो तो वो कैसे हैंडल होगा। सो उस चीज को देखते हैं। मैंने कहा जी ये मेरी पोस्ट रिक्वेस्ट है। अब इस पोस्ट पहली रिक्वेस्ट की टाइप है जी पोस्ट फाइन। ओके। और अब इस पोस्ट रिक्वेस्ट की बॉडी के अंदर मुझे क्या करना है, अपना डेटा सेंड करना। फाइन। वो जो बॉडी है, अब बॉडी के अंदर ये मेरे पास डिफरेंट आई मीन ऑप्शंस है कि मेरा डेटा कैसे आएगा। हम क्या करते हैं, रॉ के अंदर क्या रिसीव करते हैं, जेसन रिसीव करते हैं। तो मैंने कहा जी ये करली ब्रैकेट है, इसके अंदर मैं लिखता हूँ लेट्स से जी टाइटल, और मैंने लिखा लेट्स से जी एयर ड्रॉप्स। ठीक है, आई मीन एयरफॉर्स, कुछ भी लिख लीजिए। ठीक है, मैंने फिलहाल इतना ही लिखा। और मैं इसे कहता हूँ जी प्राइस, और मैं कहता हूँ ओके। अब क्या होगा, ये वाला डेटा मैंने रिसीव करना अपनी पोस्ट रिक्वेस्ट के अंदर लास्ट टाइम मैंने सीख लिया था। कैसे जी, आइए जरा अपनी पोस्ट रिक्वेस्ट में, एंड हियर वी गो। हमने कहा था हम क्या करेंगे, बॉडी में से डेटा रिसीव करेंगे, रिक्वेस्ट डॉट बॉडी, ये बॉडी में से डेटा आएगा, जी इसे वेरिएबल में रखेंगे। ओके। अब आइए अगला काम कैसे करते हैं। इस सारे को मैंने कट कर लिया। वंस मोर वी आर गोना यूज ट्राई कैच, और मैं अपना एरर सेटअप करना चाह रहा हूँ। और मैंने कहा जी ये मेरा एरर सेटअप हो गया। फाइन। अब मुझे क्या करना है, मैंने ये वाला जो मैंने कोड कट किया था कि बॉडी में से डेटा रिसीव किया। फाइन। अब डेटा कैसे क्रिएट होगा, इसके लिए आप अगेन यहाँ पे मोंगूज के फंक्शन देख रहे हैं। यहाँ पे डेटा क्रिएट करने के दो ऑप्शन है। ठीक है जी। सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ सेव, आपके पास एक फंक्शन है। ठीक है, ये डिफरेंस है थोड़ा सा मोंगूश का और मोंगूज का। ठीक है, यहाँ पे आपके पास एक सेव फंक्शन है। सेव फंक्शन कैसे काम करता है, ये कहता है जी आप क्या करो, अपने जो आपका डेटा है उसका एक ऑब्जेक्ट बनाओ, उसको डेटा पास करो, और उसको क्या कर दो, सेव करवा दो। ठीक है, कैसे करके दिखाता हूँ। लेट्स डू इट। मुझे क्या करना है, मैंने कहा जी अभी के लिए मैं इसको लिख देता हूँ प्रोडक्ट डेटा। ठीक है, और यहाँ पे मैं लिखता हूँ जी कॉन्स्ट प्रोडक्ट इक्वल टू न्यू, न्यू प्रोडक्ट्स। ये प्रोडक्ट्स है, ये आपका मॉडल है। इसको आपने क्या पास कर दिया, प्रोडक्ट डेटा पास कर दिया। अब आप अपनी क्या करने जा रहे हैं, इस प्रोडक्ट के साथ क्या चलाओगे, सेव फंक्शन चलाओगे। ठीक है, क्लियर होगी बात। हाँ जी। देखिए वो जब सेव का फंक्शन चलाएंगे तो वो उसी में क्रिएट करके उसको स्टोर कर देगा वहां पर। एग्जैक्टली जैसे ही आप सेव का फंक्शन चलाओगे तो ऑटोमेटिकली वो उसको क्या कर देगा, सेव कर देगा। और वंस अगेन ये आपका फंक्शन क्या करोगे, आप एसिंक अवेट मोड में कॉल करोगे। लो जी आपने एसिंक के साथ कॉल कर लिया। इसको हमने क्या किया जी, फॉर्मेट किया। लो जी हमने सेव किया। और आ जाइए, ये रिक्वेस्ट मैंने की जी सेंड, और 201। ठीक है, और गौर से देखो मैसेज, मैसेज के अंदर प्रोडक्ट क्रिएटेड सक्सेसफुली, डेटा। अब डेटा के अंदर आपको क्या मिल रहा है, गौर से देखो। आपने यहां से टाइटल सेंड किया था और प्राइस सेंड की थी। जो आपको रिटर्न में डेटा मिला है उसमें क्या है, आपके पास प्राइस है, अंडरस्कोर आईडी है। अंडरस्कोर आईडी ये बता रही है कि ये डेटा एक्चुअल में डेटाबेस सर्वर पर क्रिएट हुआ है। अगर मैं यही वाली आईडी उठाऊं, बल्कि इनफैक्ट मैं क्या करता हूँ, पहले सारी प्रोडक्ट्स, ये कैटेगरी है, मैं सारी प्रोडक्ट्स फैच करता हूँ। और ये मेरी सारी प्रोडक्ट्स के अंदर एक ही प्रोडक्ट फिलहाल पड़ी है, और इसका आईडी देखो यही है। अगर मैं यहाँ पे आके ये गेट रिक्वेस्ट चलाता हूँ तो ये देखो मेरे पास इसके अंदर तीन फील्ड्स हैं। अंडरस्कोर अंडरस्कोर वर्जन ये बता रहा है कि दरअसल ये मोंगूज की मदद से क्रिएट हुआ है। मोंगूज इटसेल्फ ये वाला फील्ड इंजेक्ट कर देता है। प्राइस उसने ऐड कर दिया, बट टाइटल फील्ड ऐड नहीं किया। क्यों नहीं किया,
इसका सवाल, इसका जवाब यहाँ पे। आइए यहाँ पे देखिए, आपने यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? टाइटल। और यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? ठीक है, ये मिसस्पेल्ड है। ये वाला फील्ड दरअसल एग्जिस्ट नहीं करता इस स्कीमा के अंदर, इस वजह से उसने ये वाला ऐड नहीं किया। अगर मैं यहाँ पे लिख दूं समथिंग, तो डेटाबेस में तो समथिंग के नाम का फील्ड क्रिएट हो जाएगा। स्कीमा इस पर्पस के लिए है, स्कीमा कभी भी क्रिएट नहीं करने देगा। ठीक है, मैं यहाँ पे कहता हूँ जी, एक और फील्ड देता हूँ टाइटल, और टाइटल में मैं देता हूँ बल्कि ईयरपॉड्स, और यहाँ पे समथिंग के अंदर मैं कह देता हूँ XYZ, और मैंने किया जी सेंड। ये देखो टाइटल आ गया, प्राइस आ गई, अंडरस्कोर आईडी, अंडरस्कोर वर्जन, लेकिन समथिंग का फील्ड नहीं आया। क्यों? इस स्कीमा की वजह से। ठीक है जी, हमने डेटा क्रिएट करना सीख लिया जी। सर ये स्कीमा हमारा फॉर एग्जांपल कि ये एक्सप्रेस रोक रहा है किस्म का, मतलब कि मंगो नहीं रोक रही है। इस मोंगो डेटाबेस नहीं रोक रहा, लेकिन मोंगूस जो रैपर है, जो ड्राइवर है, वो क्या कर रहा है? अपनी इस प्रोग्रामिंग वाली इस कोड बेस के अंदर क्या कर रहा है? रिस्ट्रिक्ट कर रहा है। देखो, मोंगो डेटाबेस इटसेल्फ बहुत फ्लेक्सिबल है, लेकिन अब उसकी फ्लेक्सिबिलिटी को ऐसे समझिए ना, मिस यूज भी तो किया जा सकता है ना। कि अगर इमेजिन कर लो कि मैंने यहाँ से कोई मलिशियस कोड, मैंने कोई बोगस डेटा, एक ह्यूज जेसन बना के मैंने यहाँ से सेंड कर दी, तो मेरे डेटाबेस के अंदर तो एक जंक डेटा क्रिएट हो जाएगा ना। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल जी तो सर। इस पर्पज के लिए हमने ये जो रैपर है, ये रैपर के अंदर ये फैसिलिटी है कि ये फील्ड्स को फिल्टर करेगा। जो आप यहाँ पर डिफाइन करोगे, सिर्फ उन्हीं का डेटा वो क्या करेगा? आगे भेज रहा होगा। ठीक है, ओके। जी सर। ओके, सो हमने अपना डेटा अपडेट करना भी देख लिया। चलिए जी, आखिरी आज के दिन का हमारा ऑपरेशन, क्या हमें प्रोडक्ट को अपडेट कैसे करना है। सो प्रोडक्ट को अपडेट करना, इनफैक्ट आपकी प्रोडक्ट को गेट करना और क्रिएट करना, दोनों का कॉम्बिनेशन होता है। सो मैं क्या करता हूँ, ये जो गेट वाला कोड है, यही पहले तो उठा लेता हूँ। पहले इस चीज को ये लीजिए, एज इट इज जो आपके सामने मैंने प्रोडक्ट को गेट करने का कोड उठाया था, मैंने वो उठाया। और ये जो मेरी पुट रिक्वेस्ट थी, इस पुट रिक्वेस्ट के अंदर मैंने वो डेटा ऐड कर दिया। तो अभी क्या होगा? इसको एसिंक मैंने सेटअप कर दिया। ठीक है, एसिंक अवेट के साथ। ओके, प्रोडक्ट अब क्या होगी? फाइंड बाय आईडी। ओके, अब यहाँ पे आपको एक और चीज समझनी है। पहले आप क्या ले रहे थे? आईडी एक। अब आपको प्रोडक्ट का डेटा, आपको वो भी रिसीव करना है। ठीक है, जो बॉडी बेस आएगा। देखो, पहले अंडरस्टैंड करो कि यहाँ से अपडेट की रिक्वेस्ट कैसे होगी। इसी को मैं डुप्लीकेट बनाता हूँ, और इसके रिक्वेस्ट की टाइप क्या करता हूँ? पुट रिक्वेस्ट। अब पुट रिक्वेस्ट क्या करेगी? दो काम करेगी कि आपने जो डेटा अपडेट करना है, वो अगेन वो क्या होगा? आपका जेसन फॉर्मेट में होगा, वो यहां से आप सेंड करोगे। ठीक है, मैं इसको उठा देता हूँ कॉपी। सर ये हम लाजमी जो है वो जेसन मतलब कि रॉ डाटा यूँ सिलेक्ट करते हैं, हम फॉर्म डाटा या और क्यों नहीं सिलेक्ट करते देखिए, हैं? नॉर्मली क्या होता है कि हम क्या करते हैं, जो आप वहां से जो फॉर्म डेटा बनाओगे, उसे आप उस फॉर्म का जो डेटा है उसे स्टिंगिफाई करके, यानी उसे स्ट्रिंग्स के अंदर कन्वर्ट करके, फ्रंट एंड से आप जावास्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट ही तो सेंड करते हो। जी जी। इसीलिए तो हम यहाँ पे जेसन में रिसीव कर रहे हैं। ठीक है, ओके ओके। सर वही मतलब कि मैं पूछ रहा था कि हम फॉर्म डाटा कभी हम यूज ही नहीं करते ना, जी कभी उसको भी दिखाया हमें फॉर्म डाटा जी, के साथ उसको करके। ओके ओके ओके, इसको भी नेक्स्ट सेशन के अंदर डिस्कस कर लेंगे कि ये बाकी के अगेन क्या क्या यूज हो सकते हैं। फाइन, तो हमने कहा जी, पुट रिक्वेस्ट के अंदर हमने कहा ये डेटा अपडेट करना है, लेकिन किस प्रोडक्ट को अपडेट करना है, वो उसकी आईडी अगेन हम क्या करेंगे? वो आईडी हम हमेशा पास करेंगे यहाँ पे पैरामीटर्स के अंदर। लीजिए, मैं यहाँ से क्या कर देता हूँ, एक ये
मैंने डेटा फैच किया, ये देखो मैंने ये आईडी उठाई और ये आईडी मैं यहाँ पे यूआरएल में पास करूंगा, आई मीन पैरामीटर्स के अंदर यूआरएल में। ठीक है, तो ये मेरी आईडी यहाँ पे यूआरएल में आई। ओके, और बाकी की सारी डिटेल हमेशा क्या आएगी, बॉडी के अंदर आएगी। फाइन, ये मेरी एक पुट रिक्वेस्ट है। ओके, तो हमने क्या किया, यहाँ से डेटा ये ले लिया। अब मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, प्रोडक्ट का डेटा मैंने बॉडी में से उठा लिया। अब मैंने कहा जी फाइंड बाय आईडी, तो जाहिर है मुझे अपडेट भी चलाना है, तो उसके लिए मुझे फंक्शन देखना होगा। मैं यहाँ पे गया और मैंने यहाँ से उप्स सॉरी यहाँ पे मैंने लिखा फाइंड फंक्शन। और आइए जी इसकी फाइंड वाली एपीआई देख लेते हैं। इस फाइंड वाली एपीआई के अंदर अपडेट अगर आप सर्च करो तो आपके पास यहाँ पे इतने सारे ऑप्शन है, फाइंड बाय आईडी एंड अपडेट, फाइंड वन एंड अपडेट। अब दोनों का फर्क आपको क्लियरली पता है, ये आईडी से फाइंड करके अपडेट करेगा और ये क्या करेगा जी, ये उसको किसी भी और क्राइटेरिया से अगर आप सर्च करके फाइंड करना चाह रहे हैं तो ये उसमें होगा। तो मैंने कहा जी फाइंड बाय आईडी एंड अपडेट। अब जरा इस फंक्शन की डिटेल समझ लो क्या होगा। आप क्या करते हो जी, फाइंड बाय आईडी के अंदर पहले आपने आईडी पास करनी है, उसके बाद आपने क्या करनी है, जो अपडेट सेंड करनी है वो, और उसके बाद आप क्या कर सकते हो, अपने ऑप्शंस भी प्रोवाइड कर सकते हो। अच्छा जी, ऑप्शंस क्या है वो यहाँ पे आप देख सकते हो। ऑप्शंस के आपके डिफरेंट ऑप्शन है, आई मीन कि आप जो डेटा ये आप स्ट्रिक्ट कोई इसकी है, आप सेशन है। ठीक है, ये डिफरेंट आपके पैरामीटर है, आपको कोई सोर्टिंग करनी है, आपको ये जैसे न्यू एक पैरामीटर है न्यू, कि भाई जो आपने नया अपडेट के बाद का डॉक्यूमेंट है वो रिटर्न करवाना चाह रहे हो। ठीक है, उसके लिए आप न्यू ट्रू या फॉल्स सेट कर लेते हो। सो दीज आर द ऑप्शन। सो हमारे पास फंक्शन का नाम क्या है जी, फाइंड बाय आईडी एंड अपडेट। ये लो, इधर आइए, मैंने कहा जी ये फाइंड बाय आईडी एंड अपडेट, आईडी पास कर दो, कॉमा मुझे क्या पास करना है, प्रोडक्ट डेटा, और मुझे क्या करना है, ऑप्शंस। और ऑप्शंस के अंदर मैं फिलहाल के लिए एक ही ऑप्शन सेट कर रहा हूं, और वो क्या है, न्यू ट्रू। न्यू ट्रू का मतलब यह है कि अपडेट होने के बाद का जो डेटा है वो रिटर्न कर दे, एंड दैट्स ऑल। बस लीजिए, मैंने कहा जी सेव किया और आ जाइए। इसके अंदर मैंने कहा जी समथिंग वाला फील्ड, टाइटल। ओके, मैं कहता हूँ जी टाइटल क्या रखो जी, सोने एक्स बी डैश 7500। ओके जी, ये इसकी मैंने प्राइस सेट कर दी। ओके, और मैं इसकी एक और फील्ड भी देता हूँ कैटेगरी का, और मैंने कहा पे क्या दिया जी, इलेक्ट्रॉनिक्स। ठीक है जी, और मैंने किया जी सेंड। ओके, सी हियर 200। ओके, आईडी फील्ड, टाइटल, प्राइस एंड कैटेगरी। ठीक है, ये आपको नया डेटा मिल गया। ठीक है, अगेन अब अगर आप ये वाला जो आपने यहाँ पे लिखा न्यू फील्ड, अगर आप ना लिखते, आप यहाँ पे न्यू ट्रू सेट ना करते, तो जो पहले डेटा था अपडेट से पहले वाला, ये आपको वो ही रिटर्न कर देता। ठीक है जी, क्लियर हो गया। जी सर। जी सर। ओके, सो वी आर डन विद दिस पार्ट। हमने अपनी रेस्ट एपीआई के अंदर हमने एक स्कीमा को पकड़ा, उसका मॉडल प्रिपेयर किया, और उसकी तमाम की तमाम बेसिक रिक्वेस्ट लिखना स्टार्ट कर दी। हमने उसकी प्रोडक्ट की तमाम रिक्वेस्ट लिख ली। अब हम डेटा फेच करना, डेटा क्रिएट करना, अपडेट करना, डिलीट करना, ये सारे ऑपरेशंस हम कर सकते हैं। ठीक है, अगेन अभी बहुत सारी चीज़ें हैं इसके अंदर, मज़ीद सीखने वाली, मज़ीद हमें एक्सप्लोर करने वाली। हमें ये सारे के सारे मूव्स के अंदर मैक्सिमम चीज़ें हमें इसमें से रीड आउट करके हमें हमें क्या करना है, परफॉर्म करनी है। फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ कि यार मुझे ये जो प्रोडक्ट्स हैं, अभी जैसे एक प्रोडक्ट्स की रिक्वेस्ट है, मैं आता हूँ यहाँ पे, ये प्रोडक्ट्स की रिक्वेस्ट है। ठीक है, तो अभी तो इसके अंदर तो बहुत सिंपल डेटा है, मैं क्या करता हूँ, इनफैक्ट इसको डिलीट कर देता हूँ, बल्कि डायरेक्टली यहाँ से ये मैंने डिलीट किया। ओके, और इसके अंदर मैं इंपोर्ट कर लेता हूँ यहाँ से प्रोडक्ट्स डॉट जेसन।
एंड अच्छा, यहाँ पे हम क्या कर सकते, ओके ठीक है, मैंने कहा इंपोर्ट कर लो, डन। अब जरा मेरी 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 क्यूरी सुनिएगा। मैंने ये रिक्वेस्ट सेंड की, मेरे पास सारा डेटा आ गया। जस्ट इमेजिन कि मेरे डेटाबेस की इस कलेक्शन के अंदर 20 लाख 2 मिलियन रिकॉर्ड्स पड़े हैं, फिर क्या होगा? ठीक है, ये इतना, आई मीन आप उसके रिस्पॉन्स को बस देखते ही रहोगे कि कब आएगा रिस्पॉन्स। आपको 20 मिलियन डॉक्यूमेंट्स फेच करने ही क्यों हैं? ये वाली क्यूरी तो सारे के सारे डॉक्यूमेंट्स फेच कर रही है जो भी उस कलेक्शन के अंदर होंगे। मुझे क्या करने हैं? सिर्फ पहले 10 या 20 डॉक्यूमेंट्स फेच करने हैं। ठीक है, मुझे क्या करना है? मुझे पेजिनेटेड डॉक्यूमेंट क्या यार, पहले 20 सर्च करो, फिर उसके बाद अगले 20 सर्च करो, फिर अगले 20 सर्च करो। मुझे इस तरह का कोई काम करना है। या अब ये देखो, इस एक डॉक्यूमेंट के अंदर इतनी सारी डिटेल्स है, मुझे ये सारी डिटेल नहीं चाहिए। मुझे चाहिए सिर्फ और सिर्फ टाइटल, प्राइस, इमेज, कैटेगरी, बस। मुझे फिलहाल रेटिंग नहीं चाहिए, मुझे कोई और अननेसेसरी डिटेल्स नहीं चाहिए, मुझे कुछ भी और डिटेल नहीं दिखा रहा। वो कैसे परफॉर्म करेंगे? सो देर आर लॉट ऑफ थिंग्स जो हमें इनफैक्ट आगे चल के हमें देखना है। मुझे कोई स्टैट के फंक्शन के, यार मुझे इसके अंदर मुझे ये भी बताना है कि मैंने कितने टोटल कितने डॉक्यूमेंट्स मेरे डेटाबेस में हैं, उसमें से भी मैंने कितने फैच किए हैं, ये वाला डेटा मैं देखना चाह रहा हूँ। सो देर आर लॉट ऑफ ऑपरेशंस जो हमें आगे परफॉर्म करना है। सो वो इंशाल्लाह हमारे नेक्स्ट सेशन का पार्ट होंगे। उससे पहले यू हैव लॉट ऑफ टू डूज। एटलीस्ट क्या करें, अपनी 3-4 कलेक्शंस जो भी है, जो भी आपका प्रोजेक्ट है, जो भी आप प्लान कर रहे हो, उस हिसाब से उसके अंदर आप क्या करें, अपनी क्या करें, ये अपनी स्कीमा बनाएं, अपने मॉडल प्रिपेयर करें और उसकी सारी की सारी रिक्वेस्ट सेटअप कीजिए। ठीक है, अभी और फिर अगेन नेक्स्ट सेशन के अंदर हम इसको अपने रिएक्ट ऐप के साथ कंज्यूम करना, उसके ऊपर भी बात करेंगे। हम इसके ऊपर मजीद फंक्शंस देखने की बात करेंगे। हम इस एप्लीकेशन के अंदर मजीद चीजें डिस्कस करेंगे। ठीक है जी। जी सर। किसी की इस तरह जी किसी बताया था हमें भी, अभी प्रोडक्ट्स जो हैं वो तकरीबन अगर चाहता हूँ तो मैं फेच करने में इशू होता है। सेम इसी तरह मेरे साथ हुआ था। प्रोडक्ट्स जो हैं वो ज्यादा से सर्वर वालों के मुझे मतलब उन्होंने बंद कर दिया अकाउंट। कहते भाई आपकी रिक्वेस्ट डायरेक्ट आ रही है इतने सारे प्रोडक्ट्स के ऊपर, जी बिल्कुल। तो आप लिमिटेड जो है वो कॉल करवाएं और इंडेक्स करके ऑप्टिमाइज डेटाबेस के साथ इसे कॉल करवाएं। एग्जैक्टली देयर आर लॉट ऑफ थिंग्स टू अंडरस्टैंड जो प्रोफेशनल प्रैक्टिसेस के अंदर यूज होंगी। तो अभी के लिए हम इसको इधर ही वाइंड अप करते हैं और इंशाल्लाह नेक्स्ट सेशन के अंदर मजीद उसको देखेंगे। ठीक है, जी सर। ओके। ठीक है सर।